तो बच्चों काइनेमेटिक्स का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छा चैप्टर है ये, और नाम है इसका प्रोजेक्टाइल मोशन। बेसिकली ये आप बोल सकते हो इसको कि अभी तक हमने मोशन पढ़ा है 1D मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन। अब हम पढ़ने वाले हैं 2D मोशन। पार्टिकल के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स लगातार वेरी करेंगे साथ साथ एक साथ, और पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पाथ पर मूव नहीं करेगा, किसी कर्व पाथ पर मूव करेगा। तो इस चैप्टर के बारे में बेसिकली अगर आप नाम पे जाएं, प्रोजेक्टाइल होता क्या है, प्रोजेक्टाइल किसको प्रोजेक्टाइल बोलते हैं, किस मोशन की बात चल रही है, वो सारी बातें समझने के लिए इसकी बेसिक वर्ड का अगर मीनिंग समझ जाए मैं समझाता हूं। किसी भी ऑब्जेक्ट को थ्रो करना, फेंकना, इसको बोलते हैं प्रोजेक्शन। उस ऑब्जेक्ट जिसको हमने थ्रो किया है उसका नाम रखा हुआ है प्रोजेक्टाइल, और वो जिस भी पाथ पर मूव करता है उसका जो भी मोशन होता है, उसके मोशन के जो भी पैरामीटर्स हैं उसको हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, उस प्रोजेक्टाइल का मोशन। ठीक है, आप लिख सकते हो थ्रोइंग ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रोजेक्शन, दैट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल एंड द मोशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, हम क्या करेंगे इस चैप्टर में, पहले मैं आपको कुछ डायग्राम बनाकर थ्योरी पार्ट एक्सप्लेन करता हूं। स्टार्टिंग में कोई एक्स्ट्रा फॉर्मूला नहीं आएगा आपके सामने, हम कोशिश यही करेंगे कि बिना किसी एक्स्ट्रा फॉर्मूले के एक बार इस चैप्टर को समझें, इसके कुछ क्वेश्चंस करें, उसके बाद जहां रिक्वायरमेंट होगी वहां पर फॉर्मूले डिराइव करेंगे और फिर उनको यूज में लेना भी सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। प्रोजेक्टाइल मोशन बहुत इंटरेस्टिंग है, मन लगा के पढ़ना है इसको। देखो, अभी भी मैंने आपसे कहा कि किसी भी ऑब्जेक्ट को थ्रो करना इज कॉल्ड प्रोजेक्शन, उसको क्या बोलते हैं, प्रोजेक्शन बोलते हैं। पहला डायग्राम जो हम समझने वाले हैं उसमें सिर्फ इतना सा मैं आपको बता रहा हूं, इसका मतलब हो गया ग्राउंड लेवल। यहां से पार्टिकल को हम थ्रो करेंगे कुछ इनिशियल स्पीड यू से। प्रैक्टिकली अगर आप सोचो, एक पत्थर मैंने लिया और उसको ऐसे हवा में फेंका, वो कुछ इस तरह के कर्व पाथ पर मूव करता है और वापस से ग्राउंड पर आकर हिट करता है। ठीक है, तो हम इसका मोशन देखने वाले, इसी का नाम है प्रोजेक्टाइल। इसी को क्या बोलते हैं बच्चों, प्रोजेक्टाइल। और इसका जो मोशन होगा उसको क्या बोलेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन। जिस वेलोसिटी से हमने थ्रो किया है, जहां मैंने यू दिखा रखा है आपको, इसको बोलते हैं बच्चों स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन। समझ सकते हैं नाम से, जितनी स्पीड से प्रोजेक्ट किया। इनिशियल जो वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी वेक्टर जिस डायरेक्शन में थ्रो करा है, हॉरिजॉन्टल लाइन ये है, समझते हो हॉरिजॉन्टल का मतलब, ग्राउंड के पैरेलल डायरेक्शन को क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल, और ग्राउंड के परपेंडिकुलर को बोलते हैं वर्टिकल। तो इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बना रही है, सपोज ये एंगल थीटा है, इस एंगल का नाम रखा गया एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक, सिर्फ स्टार्टिंग में बेसिक नाम बताओ, जितनी स्पीड से थ्रो करा उसको स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन, वो इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल से जितने एंगल पर, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विद हॉरिजॉन्टल। पूरा लिख सकते हो आप, विद हॉरिजॉन्टल। ठीक है, ये तो बात हो गई बहुत बेसिक से। अभी मैंने कोई न्यूमेरिकल्स कराने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, कोई एक्स्ट्रा कोई फॉर्मूला नहीं बता रहा हूं, सिर्फ किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया तो वो इस तरह के कर्व पाथ पे मूव करता है, इसको हम बोलते हैं उस प्रोजेक्टाइल का मोशन, मींस प्रोजेक्टाइल मोशन। सेकंड डायग्राम देखते हैं बच्चों। देखो, सेकंड डायग्राम में मैं एक छोटे से एग्जांपल से आपको एक बात बता रहा हूं। सपोज मैंने पार्टिकल को इनिशियल वेलोसिटी दी है 20 मीटर पर सेकेंड, हॉरिजॉन्टल से उसको सपोज 53 डिग्री एंगल बनाते हुए थ्रो किया है, और मुझे पता है कि वो इस तरह के कर्व पाथ पर मूव करने वाला है। ठीक है, एक बार ये समझते हैं कि जब ये पार्टिकल हवा में होगा, जैसे कभी ना कभी यहां पहुंचेगा, फिर यहां आ जाएगा, फिर मैक्सिमम हाइट पर आ जाएगा, फिर वापस से नीचे की तरफ आएगा और इस तरह ग्राउंड तक आएगा। हम अभी भी ये मान के चल रहे हैं यहां पर कि इस पार्टिकल पर सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स ही एक्ट कर रहा है, mg फोर्स लग रहा है, कोई एयर का रजिस्टिव फोर्स नहीं है। फोर्स बाय एयर को हम जीरो मान के चल रहे हैं। हम चैप्टर में आगे एयर के कारण फोर्स वाले क्वेश्चंस भी देखेंगे, पर अभी के लिए एक बार बहुत आइडियल कंडीशंस की बात कर रहा हूं कि सिर्फ कितना फोर्स लग रहा है, mg ड्यू टू ग्रेविटी। अगर ये नेट फोर्स है तो हम जानते हैं कि नेट फोर्स बच्चों मास इंटू एक्सीलरेशन के बराबर होता है। इसका मतलब पार्टिकल का एक्सीलरेशन कितना होगा, जी के बराबर, और किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में नेट फोर्स है मींस नीचे की तरफ। बात क्लियर है यहां तक?
तो पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन होगा अलग से दिखा देता हूं, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में g के बराबर होगा। ठीक, अब एक काम करते हैं, हमको इस पूरे चैप्टर को समझने के लिए इस पाथ को या इसके मोशन को हमने दो अलग अलग डायरेक्शंस पे डिवाइड कर रखा है। क्या कहना चाह रहे हैं उससे, इसको ऐसे देखना, अगर मान लो मैं इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर के दो कंपोनेंट करूं, कंपोनेंट करना आता है इनको, इधर की तरफ एक कंपोनेंट, तो एक कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर इधर होगा, थीटा इक्वल्स टू 53, तो थीटा की तरफ वाला होता है बच्चों कॉस वाला कंपोनेंट, तो ये वाला हो जाएगा 20 cos 53, ये वाला कंपोनेंट 20 cos 53। cos 53 बच्चों 3/5 होता है, तो ये कितना हो जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड। ये हो जाएगा बच्चों 20 sin 53 मीन्स ये हो जाएगा 16 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो हमने क्या करा, इनिशियल वेलोसिटी के दो कंपोनेंट कर लिए, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, वेलोसिटी कितनी है 12 मीटर पर सेकेंड, वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की तरफ कितनी है 16 मीटर पर सेकेंड। अब जो इंपॉर्टेंट बात है उस पर आते हैं। मैं बोलने वाला था आपसे कि एक बार के लिए ऐसा सोचो कि इस पार्टिकल के पास सिर्फ और सिर्फ इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में ही है। अलग अलग डायरेक्शंस में ऑब्जर्वेशन कर रहा हूं। ऐसा सोचो कि हमने एक बॉल को लिया, बॉल को पकड़ा और उसको वर्टिकली ऊपर की तरफ ऐसे थ्रो कर दिया, ऊपर की तरफ 16 मीटर पर सेकेंड से। हम जानते हैं कि अगर मैं इसको वर्टिकली ऊपर थ्रो करूंगा, और अभी अभी बताया था मैंने, इस पार्टिकल पर नेट फोर्स mg है, तो इसका एक्सेलरेशन वर्टिकल डायरेक्शन में नीचे की तरफ g है। ऐसे तो बहुत सारे केसेस हमने पिछले चैप्टर में देखे। तो ये जाएगा तो ऊपर, पर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट में होंगे तो इसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी। कम होते 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 मान लेते हैं यहां कहीं पर इसकी ये ऊपर की तरफ जो वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी, ये मान लो 0 हो जाती है उस एक इंस्टेंट के लिए। फिर वापस इसी एक्सेलरेशन के कारण ये पार्टिकल वापस से नीचे आएगा इसी लाइन के अब। जानते हैं इस बात को तो हम, ठीक। प्लस साथ साथ उस पार्टिकल के पास जो इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थी उसको देखो बच्चों, कितनी थी वो 12 मीटर पर सेकेंड। अब समझना, उस पार्टिकल की इस इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी को भूल जाओ, सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में सोचो कि पार्टिकल को पकड़ा मैंने और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थी 12 मीटर पर सेकेंड। हमने ये भी देखा है कि पार्टिकल पर उस एक्चुअल मोशन के दौरान जो नेट फोर्स लग रहा है वो नीचे की तरफ लग रहा है। क्या उस पार्टिकल पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स है क्या? नहीं। इसका मतलब बोल सकता हूं उस पार्टिकल का एक्सेलरेशन इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल को एच से डिनोट करता हूं, एक्सेलरेशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन 0 है। रटना नहीं, समझना है। क्यों 0 है? क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पार्टिकल पर कोई फोर्स नहीं है, जबकि वर्टिकल में जी एक्सेलरेशन क्यों था? क्योंकि वर्टिकल में mg फोर्स लग रहा है। अब एक बार सिर्फ इस वाले मोशन के बारे में सोचो, अगर पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी राइट साइड में समथिंग है 12 मीटर पर सेकेंड और इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, और हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन 0 होने का मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। इसका मतलब पार्टिकल की ये वेलोसिटी जो है ये वाली, ये क्या रहेगी बच्चों? कांस्टेंट। देखो सच्चाई ये है कि पार्टिकल का एक्चुअल पाथ तो ऐसा है इस टाइप का, पर हमने क्या करा है, चैप्टर को समझने के लिए उस एक्चुअल पाथ या एक्चुअल मोशन के दो टुकड़े कर लिए। मैं सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल मोशन देखूं अगर, तो मुझे ऐसा दिखाई देगा कि पार्टिकल गया ऊपर, स्पीड कम होती जा रही है वर्टिकल डायरेक्शन में, और कहीं ना कहीं एक मोमेंट के लिए वर्टिकल वेलोसिटी 0 होती है, पार्टिकल नीचे आ जाता है। ये तो है सिर्फ वर्टिकल मोशन। एक बार इस वर्टिकल मोशन को साइड में हटाते हैं, सिर्फ हॉरिजॉन्टल मोशन देखते हैं। पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी कुछ हॉरिजॉन्टल में है 12 मीटर पर सेकेंड इस एग्जाम्पल में। हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन 0 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसलिए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या रहेगी? कांस्टेंट। तो पार्टिकल लगातार कांस्टेंट वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकंड से लगातार आगे बढ़ता जाएगा। अब इन दोनों मोशन को सुपर इम्पोज मिक्स करके देखो, पार्टिकल का ये जाकर नीचे आना और पार्टिकल का लगातार साथ साथ आगे जाना। देखना, जैसे ये पार्टिकल है, ये वाला मोशन तो ऐसा ऊपर जाके नीचे आना, ये वाला मोशन लगातार हॉरिजॉन्टली आगे डिस्प्लेस होना। दोनों को मिक्स करके देखूंगा तो ऐसा दिखाई देगा। देखो आप देख सकते हो, जब मैं डायग्राम में एक्चुअल मोशन ऐसा दिखा रहा हूं तो पार्टिकल ऊपर जा रहा है और लगातार आगे तो जा ही रहा है। फिर जब नीचे आएगा वो, तो पार्टिकल नीचे तो आ रहा है और लगातार आगे तो जा ही रहा है। इसका मतलब इन दोनों मोशन को सुपर इम्पोज करके डायग्राम दिखाऊंगा तो वो डायग्राम ऐसा दिखाई देगा, पार्टिकल का ऊपर जाके नीचे आना और पार्टिकल का लगातार आगे जाना। हाइट आप वहां तक बना सकते हो और अच्छा समझने के लिए कि इस डायग्राम में मैंने इस हाइट तक पहुंचाया है, तो यहां भी इस तरह का डायग्राम बना सकते हैं। ठीक है, और ये चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए इस पर ज्यादा जोर दे रहा हूं। जिसको ये समझ में आ गया कि मुझे पूरे चैप्टर में जब भी कोई न्यूमेरिकल, जब भी कोई सिचुएशन को ऑब्जर्व करना होगा,
तो हम वर्टिकल मोशन अलग देखेंगे, हॉरिजॉन्टल मोशन अलग देखेंगे, तो हम सारे आंसर बहुत इजीली समझा पाएंगे, बता पाएंगे। देखना कैसे मैं बताऊंगा आपको, है ना। अभी आपका काम है सिर्फ इतना सा समझना कि वर्टिकल मोशन जो कि आप जानते हो, पढ़ चुके पहले, हॉरिजॉन्टल मोशन बहुत सिंपल टाइप का, वेलोसिटी कांस्टेंट है, दोनों को मिक्स करेंगे तो ऐसा मोशन आ जाएगा। यहां तक बात क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। तो अभी तक मैं आपको 2 डायग्राम बता चुका हूं और दोनों डायग्राम में हमने कोई भी फॉर्मूला नहीं देखा है, सिर्फ ऑब्जर्वेशन करना सीख रहे हैं कि चैप्टर को किस तरह से डील करना है। तीसरे डायग्राम पर आते हो, ये डायग्राम ही थ्योरी पार्ट है। इस चैप्टर की खास बात ही ये है कि डायग्राम को देख देख कर ही हम हमारी पूरी थ्योरी को डेवलप कर लेंगे। तो थर्ड डायग्राम की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। देखो, मान लेते हैं कि पार्टिकल को हमने यहां से थ्रो किया था, मैं उसी डेटा को लेते हुए समझा रहा हूं। इनिशियल वेलोसिटी सपोज 20 मीटर पर सेकेंड। अब देखना, इस वाले पार्ट में, थर्ड वाले डायग्राम में मैं कुछ स्टेप्स बता रहा हूं, उनको फॉलो करना आप एग्जाम के अंदर भी जब आप सवाल करो। प्रोजेक्टाइल का कोई भी सवाल हो सबसे पहला स्टेप, डायग्राम में हम इनिशियल वेलोसिटी, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो भी गिवन होगा उनको इंडिकेट करके रख लेंगे। फिर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल मतलब ग्राउंड के पैरेलल, डायरेक्शन का नाम एक्स रख लेंगे और ग्राउंड के परपेंडिकुलर मींस वर्टिकल डायरेक्शन को वाई नाम दे देंगे। ठीक है, मतलब इसका जो पाथ है, पाथ बनाने वालों वो कौन से प्लेन में है? एक्स वाई प्लेन में। ग्राफ नहीं बना रहा हूं, पाथ बनाने वाला हूं, है ना। इस पाथ को फॉलो कर रहे हैं और मुझे पता है कि इस तरह के ट्रैक पर मूव करते हुए वापस ग्राउंड पर आएगा। हम जितनी भी बातें करने वाले प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में, वो सारी बातें कब से कब तक की है? थ्रो करने के बाद से लेकर ग्राउंड को हिट करने से जस्ट पहले तक की। हिट करते टाइम तो उस पार्टिकल पर ग्राउंड के कारण और भी फोर्सेस लगेंगे। वो जो कोलिजन वाला पार्ट है वो आगे चलकर एक चैप्टर आएगा, सेंटर ऑफ मास, वहां पे डिटेल में पढ़ाया जाता है पूरा कोलिजन। तो अभी इस चैप्टर में कोलिजन के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है, सिर्फ थ्रो करने से लेकर हिट करने से जस्ट पहले तक, जब वो हवा में है तब तक की बातें चल रही है। ठीक है, तो दूसरा स्टेप हो गया, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का नाम एक्स रखा हमने, वर्टिकल का नाम वाई रख लिया। तीसरा स्टेप, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर के 2 कंपोनेंट करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एक वर्टिकल डायरेक्शन। 20 cos 53 मींस 12 मीटर पर सेकेंड, 20 sin 53 मींस 16 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये तो बात हो गई। अब किसी ने मुझसे पूछा कि भाई पार्टिकल थोड़ी देर के बाद मान लो यहां पर आ चुका है, किसी इंस्टेंट, किसी जनरल टाइम टी की बात कर रहा हूं, इस इंस्टेंट पर उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन, ये हम जानते हैं पहले से, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है पार्टिकल जिस पाथ पे मूव करता है उस पाथ के टेंजेंशियल डायरेक्शन। इसका मतलब इस इंस्टेंट पर इस पार्टिकल का जो भी वेलोसिटी वेक्टर है वो इस डायरेक्शन में होगा, कुछ v वेलोसिटी होगी। ठीक, मान लेते हैं टाइम t है, यहां इंडिकेट कर देते हैं, ये टाइम जनरल टाइम t थ्रो किया था हमने t इक्वल्स टू 0 पर। मैं बताना चाह रहा हूं कि इस चैप्टर में मान लो मुझसे पूछा जाए कि इस जनरल टाइम t पर पार्टिकल की वेलोसिटी बताओ। हम जानते हैं कि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, तो मैं क्या करूंगा, मेरे दिमाग में आएगा कि इस पूरे चैप्टर में मुझे कोई भी क्वांटिटी हो, मैं उसको अलग अलग डायरेक्शन में रिजोल्व मतलब कॉम्पोनेंट करते हुए देखूंगा। तो मैं इस वेलोसिटी वेक्टर के डायग्राम में 2 कॉम्पोनेंट दिखा रहा हूं आपको, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, वर्टिकल वेलोसिटी। ठीक है, अभी अभी हमने देखा था कि इस पूरे पाथ के दौरान पार्टिकल का एक्सेलेरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में g है और हॉरिजॉन्टल एक्सेलेरेशन पार्टिकल का 0 है। इसका मतलब पार्टिकल की जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो क्या रहती है? कांस्टेंट। अभी समझाया था थोड़ी देर पहले डायग्राम नंबर 2 के अंदर। तो एक बार सिर्फ यहां से यहां तक सिर्फ हॉरिजॉन्टल मोशन देखो, सिर्फ ये बात, ये भूल जाओ कि पार्टिकल ऊपर भी गया। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 12 है, तो पार्टिकल चाहे यहां आ जाए, चाहे यहां पहुंच जाए, चाहे यहां, चाहे कहीं पर भी हो, इस पूरे पाथ के दौरान हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी उधर की तरफ कितनी रहेगी? 12, क्योंकि वो कांस्टेंट है। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बच्चों अभी भी कितनी है? 12 मीटर पर सेकेंड। ठीक, लेकिन ये जो वर्टिकल वेलोसिटी, मान लो मैं इसको वी वाई नाम दे देता हूं थोड़ी देर के लिए। अब मुझे पता है यहां से वहां तक एक बार सिर्फ वर्टिकल मोशन देखना। इनिशियल वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट 16 है, पार्टिकल को हमने पकड़ा, सिर्फ वर्टिकल मोशन बता रहा हूं, वर्टिकली 16 की स्पीड से उछाला। अब वर्टिकल में एक्सेलेरेशन नीचे की तरफ g है, इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन अपोजिट डायरेक्शन में, तो स्पीड कम होती जाएगी, तो जाएगा तो सही ऊपर और जा भी रहा है यहां से आया ऊपर। लेकिन जो वर्टिकल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड शुरू में 16 था वो डिक्रीज होता जाएगा, कम होता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ले रहा हूं ऐसे,
सपोज ये वर्टिकल वेलोसिटी का कंपोनेंट v बाय 16 से कम होते होते मान लेते हैं सपोज 6 मीटर पर सेकंड रह गया। ऐसे एग्जांपल रैंडम डाटा बता रहा हूं, 16 से ज्यादा नहीं ले रहा, कम तो ले सकता हूं कुछ भी। ठीक, तो अब कोई पूछता है कि इस इंस्टेंट पर पार्टिकल की वेलोसिटी बताओ, पार्टिकल की वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में बताओ। तो मैं कैसे लिखूंगा, इस वेक्टर के दो कंपोनेंट है 12 और 6, इन दोनों को ऐड करने पर, वेक्टर एडिशन करने पर ये वेलोसिटी वेक्टर आता है। तो दोनों को ऐड कर देते हैं, 12 आई कैप, डायरेक्शन देखते हुए ऐड करना होता है, वेक्टर एडिशन है ये। इस वाले वेक्टर को देखो मैग्नीट्यूड 12, डायरेक्शन आई कैप, तो 12 आई कैप, प्लस इस वेक्टर को देखो मैग्नीट्यूड 6, डायरेक्शन जी कैप। इससे अपना आइडिया लग जाएगा पार्टिकल की वेलोसिटी इधर की तरफ 12, 6 जी कैप, इधर की तरफ 6, तो नेट आएगा इधर कहीं पर। और अगर कोई पूछता है कि इसी इंस्टेंट पर स्पीड बताओ, स्पीड, तो हम जानते हैं कि वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ही स्पीड होता है, क्योंकि स्पीड की डायरेक्शन तो होती नहीं। तो रूट ऑफ 12 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर मीटर पर सेकंड, ये तो स्पीड भी आ जाएगी। ठीक है, इसी में और बात समझते हैं। अब मान लो किसी ने इसी में पूछा कि पार्टिकल सपोज किसी टाइम पर यहां आ गया था, सपोज कोई टाइम है टी डैश, वहां पर था पार्टिकल, वहां से पास हो रहा था। किसी ने मुझसे पूछा कि बताओ पार्टिकल का t बराबर 0 से किसी टाइम t डैश तक डिस्प्लेसमेंट कितना है। ढंग से सुनना बच्चों, डिस्टेंस ट्रेवल्ड नहीं, डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन को सीधे मिलाते हुए, इनिशियल से फाइनल की तरफ एरो लगाते हुए, ये पार्टिकल का क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब मुझे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैलकुलेट करना है, तो फिर से मैं क्या सोचूंगा कि यार इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को टुकड़ों में देखते हैं, टुकड़ों मतलब अलग अलग डायरेक्शंस में कंपोनेंट करते हुए। तो मैं पार्टिकल का मोशन यहां से वहां तक डायरेक्ट इस पाथ के थ्रू देखने से अच्छा है दो टुकड़ों में ऐसे बांट रहा हूं मैं, इसको इरेज कर देते हैं एक बार के लिए। देखो, अगर मैं इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के दो कंपोनेंट करूं, एक ट्रायंगल बना रहा हूं आपके सामने, तो एक कंपोनेंट होगा बच्चों ये, एक कंपोनेंट होगा ये, इनके नाम रख लेते हैं। आप देख सकते हो ये दोनों, इस वाले ट्रायंगल को देखना, ये दोनों वेक्टर सेम सीक्वेंस में, और ये वाला अपोजिट सीक्वेंस में ट्रायंगल की थर्ड साइड से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, मतलब ये वाला वेक्टर इन दोनों का वेक्टर एडिशन होगा। इस वाले वेक्टर को देखो, पार्टिकल मान लो ऊपर की तरफ नहीं जाता, पार्टिकल लगातार आगे जा रहा होता, तो यहां से टी डैश टाइम में पार्टिकल यहां पहुंच जाता, तो इसको क्या बोल सकता हूं, डिस्प्लेसमेंट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ये वाला वेक्टर। और एक बार सिर्फ हॉरिजॉन्टल मोशन दिमाग से हटा के सिर्फ वर्टिकल मोशन देखो, पार्टिकल का ये भूल जाना कि पार्टिकल आगे जा रहा है, यहां से वहां तक सिर्फ वर्टिकल मोशन देखना। ये ऊपर गया, मैक्सिमम हाइट तक पहुंचा, फिर वापस नीचे यहां तक आ चुका है, इस पार्टिकल को यहां लेकर आ चुका है, यहां, तो ऊपर जाकर वापस पार्टिकल यहां तक आ चुका है। तो उस डिस्प्लेसमेंट को देखना, यहां से वहां तक ये जो है, ये है पार्टिकल का वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट। अब ये हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे मैं सिखाऊंगा आपको, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे मेरी जिम्मेदारी है सिखाना। तो सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि डिस्प्लेसमेंट भी पूछेंगे तो भी दो टुकड़ों में बताऊंगा। हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट अलग से कैलकुलेट करेंगे, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट अलग से कैलकुलेट करेंगे, और फिर हम रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट बता सकते हैं। तो बेसिकली चैप्टर की थीम यही है, अलग अलग डायरेक्शंस में मोशन को ऑब्जर्व करना। एक बार इस पर कमांड आ जाएगी तो हम बहुत इजीली सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन पूरी तरह से आपको ढंग से समझना है, उसके बहुत सारे पार्ट्स हैं, सारे पार्ट मैं आपको बताता जाऊंगा, और साथ साथ आप एक दो पार्ट समझने के बाद फिर जब मैं कहूंगा आप वीडियो को पॉज करते हो, आप भी ट्राई कर सकते हैं ताकि आपकी भी प्रैक्टिस हो। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों, पहला क्वेश्चन इस पर बेस्ड। एक बात और, अभी तक हमने कोई फॉर्मूला नहीं देखा है अलग से, सिर्फ बेसिक बातें चल रही। एक बात और इसमें बताना भूल गया, वो और देख लेते हैं। किसी इंस्टेंट पर जो वेलोसिटी वेक्टर है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से, ये वेक्टर सपोज एल्फा एंगल पर है, इस एल्फा का बच्चों नाम रखा हुआ है, इस एल्फा को बोलते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन विद हॉरिजॉन्टल, कि पार्टिकल हॉरिजॉन्टल से कितना इंक्लाइंड है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन विद द हॉरिजॉन्टल। और ये भी हम बहुत इजीली कैलकुलेट करके बता सकते हैं। देखना आप, मान लो मैं इस वेलोसिटी के दोनों कंपोनेंट पता कर चुका हूं, ये 12 ये 6। अब कोई मुझसे पूछता है कि अल्फा निकालो, तो वेक्टर बहुत बेसिक वाला पार्ट देखना। अगर ये वेक्टर 6 लेंथ का है, मैग्नीट्यूड 6 है, डायरेक्शन है इधर की तरफ, इस वेक्टर को पैरेलल उठा के यहां रखो, तब भी वो तो वही रहेगा 6 मीटर पर सेकंड। इस राइट एंगल ट्रायंगल है बच्चों, tan अल्फा लिख सकते हैं,
परपेंडिकुलर डिवाइड बाय ये बेस, तो 6/12। तो बच्चों यहां से अल्फा कितना आ जाएगा 10 इनवर्स हाफ। ये तो एग्जांपल है ऐसे, अलग अलग इंस्टेंट पे ये एंगल अल्फा अलग अलग होगा, तो इस तरह से डील कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, उसके बहुत सारे पार्ट्स हैं और उस क्वेश्चन में हम लगभग सारी बातें कवर कर लेंगे जितनी भी इस चैप्टर है बेसिक बातें। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है आप देखना, मैं डायग्राम बना के आपको देता हूं। हमने ग्राउंड से एक पार्टिकल को थ्रो किया, उसकी इनिशियल वेलोसिटी यही ले लेते हैं डाटा 20 मीटर पर सेकेंड। हॉरिजॉन्टल से एंगल है बच्चों 53। इस इंस्टेंट को t = 0 मान होगा। जब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया जाएगा तो बाय डिफॉल्ट हम ये मान के चलेंगे एयर के कारण कोई फोर्स नहीं लग रहा है, पहली बात। दूसरी बात जी की वैल्यू को 10 मानना है, अगर कुछ नहीं बताते तो बता देंगे तो फिर 9.8 यूज में ले लेंगे। फर्स्ट पार्ट आप लिखें, पहला पार्ट फाइंड मैक्सिमम हाइट। मैं समझाऊंगा है ना, एक बार आप नोट कर लें। फाइंड मैक्सिमम हाइट ब्रैकेट में कैपिटल H, फाइंड मैक्सिमम हाइट ब्रैकेट में कैपिटल H, कॉमा टाइम ऑफ फ्लाइट ब्रैकेट में कैपिटल T एंड हॉरिजॉन्टल रेंज ब्रैकेट में कैपिटल R। हॉरिजॉन्टल रेंज ब्रैकेट में कैपिटल R। ये हमने सिंबल्स बना रखे। मैक्सिमम हाइट को H से रिप्रेजेंट करेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट को T से, हॉरिजॉन्टल रेंज को R से। तो फर्स्ट पार्ट में हमको 3 टर्म्स कैलकुलेट करनी है और कैसे कैलकुलेट करेंगे मैं समझाता हूं। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, आराम से, कोई जल्दी नहीं। सबसे पहले स्केच बना लेते हैं कि इस तरह के पाथ पर ये मूव करता है, ठीक है। जहां से थ्रो किया है यहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हुए इस डायरेक्शन को x नाम दे देते हैं, x डायरेक्शन, इस डायरेक्शन को y नाम दे देते हैं, ठीक है। पहले मैं बता देता हूं क्वेश्चन के थ्रू कि मैक्सिमम हाइट का क्या मीनिंग है। वैसे नाम सफिशिएंट है, बता रहा है अपने आप में, पर फिर भी पहली बार देख रहे हैं तो बताना पड़ता है। मैक्सिमम हाइट पूरा अगर बोलूं तो मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल फ्रॉम ग्राउंड, शॉर्ट में बोलते हैं मैक्सिमम हाइट। तो आप देख सकते हैं कि पार्टिकल यहां से यहां आया, फिर यहां पर पहुंचा, फिर कभी ना कभी यहां पर आएगा, फिर यहां पहुंचेगा, फिर यहां आएगा, ऐसे ग्राउंड पर आ जाएगा। तो ये जो इंस्टेंट है, जो पार्टिकल ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट पर था बच्चों, इसको बोलते हैं कैपिटल H, इस हाइट को। टाइम ऑफ फ्लाइट नाम ही बता रहा है, फ्लाइट में कितना टाइम लगा। फ्लाइट का मतलब थ्रो करने से हिट करने तक का जो भी टाइम है उसको बोलते हैं कैपिटल T। और तीसरी टर्म हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टली पार्टिकल यहां से वहां तक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ये जो उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है बच्चों, सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात चल रही है, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। कुल मिलाकर हॉरिजॉन्टली कितना दूर जाके गिरा उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक एक स्टेप समझना। सबसे पहला स्टेप, हम इनिशियल वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट कर लेंगे, x और y डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में। तो 20 के कंपोनेंट ये आ जाएगा 20 cos 53 12 मीटर पर सेकेंड, 20 sin 53 16 मीटर पर सेकेंड। अब हम अलग अलग डायरेक्शंस में ऑब्जर्वेशन करने वाले हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट बात है। वर्टिकल डायरेक्शन में अगर देखना है तो सिर्फ ऐसा सोचो, बॉल को लिया ऊपर उछाल दिया 16 की वेलोसिटी से, बॉल की वेलोसिटी कम होते होते 16 इनिशियल है, वर्टिकल देखना सिर्फ 14 12 10 समथिंग करते करते 0, फिर वापस से बॉल नीचे की तरफ आएगी, फिर वो 2 4 6 8 वापस से। और सिर्फ हॉरिजॉन्टल मोशन देखें तो खास बात क्या थी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। क्यों रहेगी समझाया था, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन 0 है, ठीक है। तो मैं क्या करने वाला हूं, पहले टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के 2 तरीके मेरे पास। मैं बॉल का मोशन, देखो सारी कहानी इस बात की ही है कि हमने पिछले चैप्टर में इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करना कितना ढंग से सीखा है। आपको याद हो मैंने बताया था कि इक्वेशन ऑफ मोशन तभी वैलिड है जब एक्सेलेरेशन कांस्टेंट हो। क्या यहाँ पर एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है क्या? हाँ है। यहाँ भी एक्सेलेरेशन कितना है? जी है। हॉरिजॉन्टल में तो है ही नहीं, सिर्फ वर्टिकल में ही है। तो यहाँ भी हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज में लेंगे पूरे चैप्टर में एंड तक। दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट, इक्वेशन ऑफ मोशन में जब भी वैल्यू पुट करते हैं तो डायरेक्शन की बहुत इंपॉर्टेंस है। तीसरी बात,
कहां से कहां तक अप्लाई करते हैं वो भी मैंने आपको सिखा रखा है कि किस तरह से हम मार्क करते हैं। देखना, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए पहले मैं पार्टिकल का मोशन यहां से लेकर यहां तक डबल राइट लगा लो, ये अपने बीच की बात है। सिंगल राइट मतलब यहां से, डबल राइट मतलब यहां तक पार्टिकल का मोशन ऑब्जर्व करने वाला हूं, ठीक है। यहां से यहां तक मोशन देखने में अब मुझे डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं पार्टिकल का मोशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ऑब्जर्व कर रहा हूं या वर्टिकल में। एट ए टाइम एक ही डायरेक्शन में ऑब्जर्वेशन करना है, रैंडमली काम नहीं करना है कि यहां से यहां तक हमने किसी भी डायरेक्शन में या मिक्स करके हमने दो डायरेक्शन को मिक्स कर दिया और फिर सवाल को कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना। क्या कहना चाह रहा हूं देखना, यहां से यहां तक सिर्फ और सिर्फ मैं वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन को ऑब्जर्व करने वाला हूं, वो भी वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन को सपोज मैंने पॉजिटिव मान लिया, ठीक है। अब आप सिर्फ वर्टिकल में देखना, ये इनिशियल इंस्टेंट है t बराबर 0, यहां पर वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है 16, ये हाईएस्ट पॉइंट है। हाईएस्ट पॉइंट पर पार्टिकल की जो वर्टिकल वेलोसिटी होगी वो बच्चों 0 हो जाएगी और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो हमेशा कांस्टेंट रहेगी 12 के बराबर। ये बात समझ में आ रही है? 0 अभी बताया था मैंने, यहां से वहां तक सिर्फ वर्टिकल मोशन देखना है। चाहो तो अलग से डायग्राम बना के बताता हूं आपको। पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की तरफ 16, वर्टिकल मोशन दिखा रहा हूं। वर्टिकल में एक्सेलरेशन जी नीचे की तरफ, तो वेलोसिटी कम होते होते एक ऐसा इंस्टेंट आएगा जब ये वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। ऊपर गया पार्टिकल, फिर वापस पार्टिकल नीचे आएगा और साथ साथ आगे तो जाएगा। तो वर्टिकल डायरेक्शन में हम इक्वेशन लिखने वाले हैं अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हुए, और फर्स्ट इक्वेशन v इक्वल्स टू u प्लस एटी मैं वैल्यूज को पुट करके बताऊंगा। ढंग से देखना, v का मतलब फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी, बार बार वर्टिकल वर्ड यूज में ले रहा हूं क्योंकि पहले डिसाइड कर लिया कि वर्टिकल मोशन देखने वाला हूं। फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन इन वर्टिकल डायरेक्शन, टाइम की तो डायरेक्शन होती नहीं। तो देखना, यहां से यहां तक ले देखना, ये फाइनल पॉइंट, ये इनिशियल पॉइंट। फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी, यहां वर्टिकल वेलोसिटी 0 इक्वल्स टू इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी प्लस 16, क्योंकि अपवर्ड को पॉजिटिव माना और ये ऊपर की तरफ है प्लस 16 फॉर्मूले वाला प्लस। एक्सेलरेशन इन वर्टिकल डायरेक्शन नीचे की तरफ जी, जबकि अपवर्ड को पॉजिटिव माना है तो -10, जी को 10 मानते हैं। टाइम की यहां से टाइम आ जाएगा बच्चों 1.6 सेकेंड। ये टोटल टाइम नहीं आया, ये तो आया ग्राउंड से लेकर उस मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने का टाइम। अब याद करो, जब पत्थर को ऐसे उछालते थे वर्टिकल डायरेक्शन में, तो जितना टाइम हाईएस्ट पॉइंट तक जाने में लगता था उतने टाइम में बिल्कुल सिमेट्रिकल मोशन करते हुए पार्टिकल नीचे भी आता था। इसका मतलब जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, कैपिटल टी से डिनोट कर रहा हूं, वो इसका डबल हो जाएगा, 2 टाइम्स ये वाला टाइम। इसका मतलब कितना हो जाएगा 3.2 सेकेंड्स। ठीक है, कर सकते हैं इस तरह से। इसी टाइम ऑफ फ्लाइट को निकालने के लिए हम ऐसा भी कर सकते थे। देखना मान लो इस बार मैं पार्टिकल का मोशन सपोज यहां से लेकर यहां तक नहीं देखकर पूरी जर्नी यहां तक देखने वाला हूं। सिंगल राइट मतलब इनिशियल पोजीशन मार्क कर ली, यहां से देखना शुरू करूंगा। डबल राइट मतलब वहां तक मोशन को देखने वाला हूं। यहां से वहां तक टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल टी मानते हुए फिर से वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन को ऑब्जर्व करने वाला हूं, अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हुए। और इस बार सेकेंड इक्वेशन मैं वैल्यू पुट करके बता रहा हूं, ढंग से देखना इसको भी। डिस्प्लेसमेंट, ये सारी बातें वर्टिकल डायरेक्शन वाली लिखने वाला हूं इसके अंदर। डिस्प्लेसमेंट इन वर्टिकल डायरेक्शन, इनिशियल वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन, एक्सेलरेशन इन वर्टिकल डायरेक्शन। हॉरिजॉन्टल की बातें नहीं करने वाला, तो सिर्फ वर्टिकल मोशन देखना। ये भूल जाओ कि पार्टिकल आगे जा रहा है, यहां से थ्रो किया ऊपर की तरफ 16 की वेलोसिटी से, और पूरी जर्नी को देख रहा हूं, कंप्लीट जर्नी। पार्टिकल का जाना, वापस से नीचे आना, आगे पार्टिकल ऐसे गया और वापस आया। आप खुद बताओ, पार्टिकल यहां से वापस से यहीं पर आ गया, सिर्फ हॉरिजॉन्टल मोशन दिमाग से निकाल देना, वर्टिकल रखना। वर्टिकल डायरेक्शन में वापस वहीं आ गया जहां पर था, ऐसे जाकर यहां आ गया। वर्टिकल डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? 0। तो बच्चों वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? 0। ठीक है। इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी ऊपर की तरफ 16, तो प्लस 16। टाइम मैंने कैपिटल टी माना है, हाफ इंटू एक्सेलरेशन -10। वर्टिकल में एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है हमेशा, जबकि हमने अपवर्ड को पॉजिटिव माना है, इंटू टाइम का स्क्वायर। यहां से बच्चों टाइम आ जाएगा 3.2 सेकेंड्स। आप देख सकते हो डायरेक्ट वो टोटल टाइम आ गया जो कि हमने अभी टुकड़ों में निकाला था। पहले हाफ टाइम निकाला था 1.6 और उसको डबल करके टोटल टाइम लेकर आए थे। ठीक है, यहां तक ये तो बात हो गई टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालते हैं। दूसरी बात पर आते हैं, मैक्सिमम हाइट। बहुत इजी है, पहले डायग्राम में समझ लो। मैक्सिमम हाइट का मतलब है ये वाली हाइट। ठीक है,
अब ये हाइट निकालना है तो डायग्राम से दिख रहा है ये वर्टिकल हाइट, तो वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तो मैं फिर से पार्टिकल का मोशन सिंगल राइट यहां से लेकर डबल राइट यहां तक की ऑब्जर्व करने वाला हूं, उसको हटा दो। यहां से यहां तक ऑब्जर्व करूंगा, फिर से वर्टिकल डायरेक्शन में ऑब्जर्व करूंगा। अपर डायरेक्शन को पॉजिटिव माना मैंने, और v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as से बहुत जल्दी हम आंसर तक पहुंच जाएंगे। देखना कैसे, हर क्वांटिटी वर्टिकल वाली है, फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी का स्क्वायर, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी का स्क्वायर, एक्सेलेरेशन इन वर्टिकल डायरेक्शन, और सबसे इंपॉर्टेंट डिस्प्लेसमेंट इन वर्टिकल डायरेक्शन। समझना, फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी, फाइनल पॉइंट माना है मैंने, वर्टिकल वेलोसिटी 0 का स्क्वायर, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी 16 का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू एक्सेलेरेशन इन वर्टिकल नीचे की तरफ g, तो माइनस g, एक तरह से -10। डिस्प्लेसमेंट इन वर्टिकल डायरेक्शन, देखना यहां से वहां तक सिर्फ वर्टिकल, ये भूल जाओ कि पार्टिकल इधर जा रहा है हॉरिजॉन्टली, सिर्फ ऊपर जा रहा है पार्टिकल, ये ऊपर गया पार्टिकल, उस लेवल तक पहुंचा यहां तक और वापस नीचे आएगा फिर, तो यहां से वहां तक, यहां से यहां तक वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट बच्चों ये होगा, और हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ये होगा, ये वाला, और नेट डिस्प्लेसमेंट ये होगा। तो मैं तो सिर्फ वर्टिकल में देख रहा हूं, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना है बच्चों, h के बराबर, h, यहां से h आ जाएगा 16 का स्क्वायर बाय 20 मीटर। सॉल्व कर सकते हैं आप। तो मैक्सिमम हाइट निकालना भी बहुत इजी था। थर्ड पार्ट जो था इसी में, वो था हॉरिजॉन्टल रेंज। ये सबसे सिंपल, अभी बताया था मैंने, हॉरिजॉन्टल रेंज का मतलब जहां से थ्रो किया है, जहां वो हिट करता है, यहां से वहां तक हॉरिजॉन्टली वो कितना दूर जाके गिरता है। इस बार ये हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इधर की तरफ पॉजिटिव मानते हुए, इस बार वर्टिकल मोशन नहीं देख रहा हूं, सिर्फ हॉरिजॉन्टल देख रहा हूं। देखना कितना इजी है। ये मुझे पता है कि इस पूरी जर्नी में जो टाइम लगा वो कितना था, कैपिटल T, जो कि हम निकाल चुके हैं 3.2 सेकेंड्स। अब इसका काम है, पार्टिकल की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकेंड है, जो कि कांस्टेंट है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलेरेशन नहीं है। अब देखो ये पार्टिकल है, इसको मैंने हॉरिजॉन्टली थ्रो किया, हॉरिजॉन्टली, इनिशियल वेलोसिटी 12, जो कि हमेशा 12 रहेगी, और टोटल मुझे देखना है कैपिटल T ड्यूरेशन के लिए। अब देखो कांस्टेंट वेलोसिटी से पार्टिकल अगर ऐसे जाएगा लगातार, और आपसे पूछते हैं कि बताओ T टाइम में कितना डिस्प्लेस हुआ, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, तो ऐसे लिखेंगे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी स्पीड, एक तरह से स्पीड बोल दो, इनटू लगने वाला टाइम, यहां से वहां तक का टाइम कितना था, कैपिटल T। तो सबसे सिंपल काम है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये डिस्प्लेसमेंट लिखना। और सिंपल क्यों है, क्योंकि ये वाली वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम करती, ये इनटू टाइम करती, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो 12 इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आया था, 3.2 मीटर के अंदर आंसर आ जाएगा। तो 12 इंटू 3 36, और 0.2 से तो 2.4, तो 38.4 मीटर पार्टिकल हॉरिजॉन्टली 38.4 मीटर दूर जाके गिरेगा। ये तो बच्चों था इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। मैंने बोला था बहुत सारे पार्ट्स हैं, तो पार्ट नंबर सेकंड नोट करते हैं। तो उसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट लिखते हैं। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड। Find velocity of particle at t equals to 1 second, comma. Also find its speed at that instant. Also find its speed at that instant. And find angle of inclination with the horizontal. 3 बातें सेकंड पार्ट में बतानी है। तो देखो फिर से कैसे स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले एक रफ स्केच बना लेंगे, ठीक है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का नाम x रख लेंगे, वर्टिकल डायरेक्शन का नाम y रख, बिल्कुल सेम स्टेप्स है। इनिशियल वेलोसिटी के कंपोनेंट कर लेंगे, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 12 जो कि कांस्टेंट रहेगी, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी 16 मीटर पर सेकेंड। अब इस इनिशियल वेलोसिटी और एंगल को इरेज कर देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा है t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पर वेलोसिटी बताओ, स्पीड बताओ और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बताओ। तो मुझे नहीं पता t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पर पार्टिकल इस पाथ पर कहां होगा। मैं मान लेता हूं पार्टिकल यहां पर था, ऐसे अज्यूम कर लिया t इक्वल्स टू 1 सेकेंड। यहां पर उसका वेलोसिटी वेक्टर टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगा बच्चों v। इस वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट करूंगा, क्योंकि इस वेलोसिटी के कंपोनेंट पता करके उन कंपोनेंट को वेक्टर फॉर्म में ऐड कर दूंगा तो वेलोसिटी वेक्टर आ जाएगा। अब देखना, इस इंस्टेंट पर वेलोसिटी का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, मतलब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, वो तो मुझे पता है जितनी इनिशियल थी। क्यों, बहुत बार ये बातें सामने आ चुकी है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 है, लेकिन वर्टिकल जो कंपोनेंट है वो लगातार कम होता जा रहा है जी के कारण।
तो 16 से कुछ ना कुछ कम होगा, मुझे नहीं पता कितना होगा, मान लेता हूं मैग्नीट्यूड में वी वाई है उस इंस्टेंट पर, ठीक है। तो पहला टारगेट है इस इंस्टेंट पर ये वी वाई पता करेंगे। वी वाई पता चलते इन दोनों कंपोनेंट्स को जोड़ देंगे तो नेट वेलोसिटी वेक्टर आ जाएगा मेरे पास। अब ये पता करने के लिए मैं क्या करूंगा, किसी एक डायरेक्शन में ऑब्जर्वेशन करने वाला हूं, तो मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं वर्टिकल डायरेक्शन में ऑब्जर्वेशन करूंगा। कहां से कहां तक वो भी डिसाइड कर लेते हैं। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन जहां से थ्रो किया है वहां से लेकर यहां तक, सिंगल राइट डबल राइट, यहां से यहां तक के लिए वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहा हूं और फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू पुट करूंगा, आपके सामने देखते जाना। फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी, वर्टिकल डायरेक्शन में देखना है, फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी यहां पर वर्टिकल वेलोसिटी वी वाई, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी +16, एक्सेलेरेशन इन वर्टिकल -10 क्योंकि अपवर्ड को पॉजिटिव माना और टाइम 1 सेकंड का। कितना इजीली यहां से बच्चों वी वाई आ जाएगा +6 मीटर पर सेकेंड। अब जैसे ही वी वाई आया मैं बहुत आराम से आंसर लिखूंगा, वेलोसिटी वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर ये वाला वेक्टर प्लस ये वाला वेक्टर, ये है 12 आई कैप प्लस वी वाई आया था 6 और डायरेक्शन है उसकी जे कैप, मीटर पर सेकेंड लिख सकते हैं आप। पार्टिकल की स्पीड बतानी है इस इंस्टेंट पर, तो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा, मतलब इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा इन दोनों का, तो रूट के अंदर 12 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर मीटर पर सेकेंड। ये भी सिंपल काम है। तीसरा पार्ट था एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। क्या होता है वो, किसी भी इंस्टेंट पर वेलोसिटी वेक्टर हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बनाता है, ये एंगल, इसको अल्फा मान लेते हैं। ये अल्फा निकालना है तो 10 अल्फा लिखूंगा और इस वेक्टर को उठा के सामने रख दो। ये वाला वी वाई था तो ये वाला भी बच्चों वी वाई होगा, तो 10 अल्फा कितना आ जाएगा, वी वाई डिवाइड बाई 12, वी वाई 6 था तो वी वाई डिवाइड बाई 12 मीन्स 1/2, तो बच्चों अल्फा आ जाएगा 10 इनवर्स 1/2। सिंपल एकदम, कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो थर्ड पार्ट लिखते हैं, लिखना थर्ड पार्ट, फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पार्टिकल, फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पार्टिकल at t equals to 2 second, find coordinates of particle at t equals to 2 second और लास्ट में ब्रैकेट में लिखिए assume that point of projection is origin, horizontal direction is x direction, vertical direction is y direction। ठीक है, तो समझिए क्या पूछा है। इस बार हमसे पूछा गया है कि t equals to 2 second पर पार्टिकल इस पाथ पर जहां पर भी है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, यहां पर ओरिजिन मानते हुए, इसको एक्स डायरेक्शन मानते हुए, इसको वाई डायरेक्शन मानते हुए। अब कैसे सॉल्व करें देखना, मुझे नहीं पता कहां पर है डायग्राम में, कहीं ना कहीं तो मानना पड़ेगा। आपकी इच्छा हो यहां मान लो, यहां मान लो, यहां मान लो, मैं यहां पे मान लेता हूं। ये वो इंस्टेंट है t इक्वल्स टू 2 सेकंड वाला। हो सकता है पार्टिकल यहां हो, अपने आप आंसर आ जाएगा जो आना होगा। वहां पार्टिकल जो है उसके कोऑर्डिनेट्स बताने तो x, y मान लेते हैं कोऑर्डिनेट्स। अब देखो, अगर ये ओरिजिन है, ये x डायरेक्शन है, तो मुझे पता है कि x कोऑर्डिनेट का मतलब डायग्राम वाइज है ये वाली लेंथ, दिस इज x कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट। ये जो हाइट है ये उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट। तो x और y निकालने के लिए मैं फिर से पार्टिकल का मोशन अलग अलग डायरेक्शन में देखने वाला हूं। पहले x निकालते हैं। x निकालने के लिए एक बार आप ये भूल जाओ कि यहां से यहां तक पार्टिकल ऊपर जाकर वापस नीचे आए, सिर्फ उसका हॉरिजॉन्टल मोशन देखो एक बार। तो यहां से यहां तक सिर्फ हॉरिजॉन्टल मोशन, ये वाला मोशन देखना, ये वाला हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट है 12, समय दिया होगा 2 सेकंड का। तो अगर सिर्फ वो हॉरिजॉन्टली ऐसे आगे बढ़ता जाता कांस्टेंट वेलोसिटी 12 से, तो 2 सेकंड में बच्चों वो वेलोसिटी इनटू टाइम मींस 24 मीटर हॉरिजॉन्टली डिस्प्लेस हो जाता। तो एक्स तो बहुत इजी था, वाई भी बहुत इजी है। यहां से वहां तक ये वर्टिकल वाई पता करना है तो सिर्फ वर्टिकल मोशन देखो। इस पार्टिकल को यहां से पकड़ के यहां पर लेकर आ जाओ, उसी लेवल पर यहां ले आओ और सिर्फ वर्टिकल मोशन देखने में भूल जाओ कि पार्टिकल आगे जा रहा है। यहां से पार्टिकल को थ्रो किया था 16 से, पार्टिकल ऐसे गया, कहीं ना कहीं वेलोसिटी 0 हुई, वापस नीचे आया और ये वो इंस्टेंट है t इक्वल टू 2 वाला। यहां से यहां तक वर्टिकल डायरेक्शन में मैं इक्वेशन लिखने वाला हूं, अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हुए। तो देखना, यहां से वहां तक ऐसे बोलो, यहां से यहां तक एक ही बात है। वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है बच्चों y, देख सकते हो आप, इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन, ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। और उस डायग्राम में समझना है तो वो भी अच्छी बात है। ये है बच्चों नेट डिस्प्लेसमेंट, नेट इनिशियल से फाइनल की तरफ। इस नेट डिस्प्लेसमेंट के 2 कंपोनेंट्स हैं,
ये हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना है, बाय। सेकेंड इक्वेशन में वैल्यू पुट कर रहा हूं, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट बाय यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी 16। मैं इक्वेशन लिख रहा हूं, यहां से लेकर वहां तक की दी है ना, डबल राइट ये सिंगल राइट, इनटू लगने वाला टाइम 2 सेकंड का, प्लस हाफ इंटू एक्सेलेरेशन -10 क्योंकि मैंने अपवर्ड को पॉजिटिव माना है, इंटू टाइम 2 सेकंड का स्क्वायर। बच्चों यहां से y कितना आ जाएगा, 32 तो ये, और उसमें से 20 माइनस होंगे तो 12 मीटर। इसका मतलब पार्टिकल के कोऑर्डिनेट्स आ गए 24,12। कर सकते हैं, इजी था, ठीक है। ये हो गया, किसी भी इंस्टेंट पर पार्टिकल के कोऑर्डिनेट्स पता चल गए। अच्छा मान लो इसी में पूछता कि पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिख के बताओ, तो डरना नहीं है वेक्टर से, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। 2 टुकड़ों में लिखूंगा, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट 24 डायरेक्शन के साथ आई के, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 12 डायरेक्शन लगा दो, ठीक है। अपने आप पता चल जाएगा कि पार्टिकल 24 मीटर तो इधर और 12 मीटर ऊपर यहां पर है पार्टिकल, ये उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट लिखें, नेक्स्ट पार्ट बहुत सिंपल पार्ट पूछ रहा हूं एक, इसको आप वीडियो को पॉज करके और सोच के बताना मुझे। फाइंड द एक्सेलेरेशन ऑफ पार्टिकल, फाइंड द एक्सेलेरेशन ऑफ पार्टिकल एट द हाइएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स मोशन, फाइंड द एक्सेलेरेशन ऑफ पार्टिकल एट द हाइएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स मोशन। पार्टिकल जब अपने मोशन के हाईएस्ट पॉइंट पर है तो वहां उसका एक्सेलेरेशन कितना होगा, तो सोच सकते हैं, समझ ही लिया होगा आपने अभी तक तो आंसर क्या आएगा बच्चों, जी। और इसमें हाईएस्ट पॉइंट की तो कोई खास बात है ही नहीं, ये तो हम जानते हैं कि पूरे पाथ के दौरान पार्टिकल पे सिर्फ mg फोर्स लग रहा है, तो चाहे हाईएस्ट पॉइंट हो, चाहे उससे पहले हो, चाहे उसके बाद हो, हमेशा पार्टिकल का एक्सेलेरेशन कितना होगा, जी होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट लिखते हैं इसी इक्वेशन का, लिखें फाइंड द स्पीड ऑफ पार्टिकल एट हाईएस्ट पॉइंट। इसमें कुछ बच्चे मिस्टेक करते हैं ढंग से, फाइंड द स्पीड ऑफ पार्टिकल एट हाईएस्ट पॉइंट, पार्टिकल की स्पीड बतानी है हाईएस्ट पॉइंट पर। सोचो और पॉज करके सोच सकते हो, तो क्या जवाब होगा बच्चों, आंसर क्या 0 होगा, 0 नहीं, कुछ बच्चे लिखते हैं 0। हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड देखनी है ना, तो हाईएस्ट पॉइंट पर जो नेट वेलोसिटी है बच्चों, उसके कंपोनेंट के बारे में सोचो आप ऐसे। वर्टिकल डायरेक्शन में हाईएस्ट पॉइंट इस बात को बता रहा है कि वर्टिकल कंपोनेंट तो 0 हो गया होगा, लेकिन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो लगातार पार्टिकल की कांस्टेंट बनी रहती है। तो 12 हॉरिजॉन्टल में वर्टिकल 0, तो नेट स्पीड कितनी आएगी बच्चों, इन दोनों का जो नेट आ रहा है वो तो हटा दो, 0 कितना आ जाएगा, 12 मीटर पर सेकेंड। तो हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड, कुछ बच्चे जल्दीबाजी में गलत आंसर दे देते हैं, तो क्या आंसर होगा, 12 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट पार्ट इसी इक्वेशन का, ये इक्वेशन चल रहा है अभी, नेक्स्ट पार्ट लिखे, फाइंड द एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड एक्सेलेरेशन वेक्टर एट द हाईएस्ट पॉइंट। हमको हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी वेक्टर और एक्सेलेरेशन वेक्टर के बीच में एंगल बताना है। ये बहुत सिंपल सी बात पूछी है मैंने आपसे, क्या जवाब होना चाहिए बताओ, 90 डिग्री। देख सकते हो आप, हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी वेक्टर, ये कंपोनेंट तो 0 है, तो यही उसकी नेट वेलोसिटी होगी, और एक्सेलेरेशन बच्चों हमेशा g होगा यहां पर नीचे की तरफ, तो इनके बीच का एंगल कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। सिंपल पार्ट से एकदम, ठीक। नेक्स्ट पार्ट लिखें इसी इक्वेशन का, मैं इसको एज कर देता हूं। अब लिखें फाइंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, फाइंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू मैक्सिमम हाइट। Find average velocity of particle from point of projection to maximum height। आप वीडियो को पॉज करते हुए एक बार ट्राई कर सकते हैं इसको, उसके बाद फिर मैं सॉल्यूशन बताता हूं आपको। वीडियो को पॉज करें, ट्राई करें, देन उसके बाद आकर सॉल्यूशन देखें। तो देखो इस वाले पार्ट में क्या पूछा है हमसे कि पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से, यहां से मैक्सिमम हाइट तक, यहां तक हमको पार्टिकल की एवरेज वेलोसिटी को कैलकुलेट करना है, यही पूछा। एक बार बेसिक से करते हैं, बिल्कुल बेसिक। एवरेज वेलोसिटी होता है बच्चों टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। तो अगर मुझे एवरेज वेलोसिटी का मान लो मैग्नीट्यूड लिखना है, तो मैं क्या करूंगा, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय टोटल टाइम। अब देखो यहां से वहां तक हम जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल से फाइनल पॉइंट को मिलाने वाली सीधी लाइन की लेंथ, ये डिस्प्लेसमेंट है। ये डिस्प्लेसमेंट
कैसे लिखूंगा देखना, ये बच्चों मैक्सिमम हाइट और ये है हमारा रेंज का, हॉरिजॉन्टल रेंज का आधा, क्योंकि ये पूरी हॉरिजॉन्टल रेंज थी। तो मैं आराम से यहाँ पे लिख सकता हूं, ये वाली लेंथ डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर बाय 2 का स्क्वायर डिवाइड बाय लगने वाला टाइम। हम जानते हैं कि ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट तक जो टाइम लगता है वो टाइम ऑफ फ्लाइट का हाफ टाइम होता है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट को अगर टी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो क्या आंसर आएगा, दिस डिवाइड बाय टी बाय 2। और एच, आर और टी इस क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में हम कैलकुलेट कर चुके हैं, वहां से आप वैल्यू लाकर पुट कर सकते हो। लेकिन अब सीखने की बात क्या, अगर एग्जाम में सिर्फ यही वाला पार्ट पूछते डायरेक्ट ये वाला कि एवरेज वेलोसिटी यहां से वहां तक बताओ, और कोई बच्चा पहले एच निकालेगा, आर कैलकुलेट करेगा, टी कैलकुलेट करेगा, तो बहुत टाइम वेस्ट कर देगा। समझदारी दिखाएंगे, देखना कैसे। आपको बताया था मैंने पहले भी रेक्टिलिनियर मोशन के अंदर कि एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2, और ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल है जब एक्सेलेरेशन कांस्टेंट हो। और हम जानते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है, जी एक्सेलेरेशन लगातार। इसका मतलब है ये फॉर्मूला अप्लाई करके आंसर निकाल सकता हूं। सेम आंसर आएगा, देखना कैसे। इनिशियल वेलोसिटी यहां से वहां तक की बात चल रही, तो यहां पर इनिशियल वेलोसिटी बच्चों इधर की तरफ थी 20, उसके कॉम्पोनेंट करो 12 आई कैप 16 जे कैप, वैल्यू पुट कर रहा हूं। इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूं, तो 12 आई कैप प्लस 16 जे कैप, ये इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर, प्लस फाइनल वेलोसिटी वेक्टर। यहां पर वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट तो 0, लेकिन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अभी भी 12 है, तो यहां वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 12 आई कैप 0 जे कैप, 12 आई कैप प्लस 0 जे कैप होल डिवाइड बाय 2। बच्चों आंसर आ गया वेक्टर फॉर्म में, कितना आ जाएगा, 12 आई कैप प्लस 8 जे कैप। यूनिट लगा सकते हैं मीटर पर सेकेंड। मैग्नीट्यूड बताना होगा अगर आपको, यहां लिख लेते हैं एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। तो एवरेज वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में आ गया, उसका मैग्नीट्यूड रूट ऑफ 12 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर मीटर पर सेकेंड। तो जो तरीका मैंने आपको पहले बताया, रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर बाय 2 का होल स्क्वायर बाय टी बाय 2, उससे भी आप आंसर निकाल के जरूर देखना, यही आंसर आएगा उससे। पर एग्जाम के हिसाब से ये वाला मेथड ज्यादा अच्छा माना जाएगा, क्योंकि टाइम बचेगा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट आप लिखें इसी इक्वेशन का, फाइंड time at which, find the time at which speed of particle, find the time at which speed of particle becomes 14 meter per second. Find the time at which speed of particle becomes 14 meter per second. कैसे करेंगे समझते हैं। तो बच्चों कोई सा भी पार्ट हो, सबसे पहला काम क्या करना है कि हम डायग्राम बनाएंगे, एक रफ स्केच बनाएंगे, फिर जो भी पूछना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग इक्वेशंस लिखने की कोशिश करेंगे। तो आप देखना, ये मैंने वो रफ स्केच बना लिया। इनिशियल वेलोसिटी के कंपोनेंट हमने करके रख लिए, 12 मीटर पर सेकेंड, 16 मीटर पर सेकेंड। ठीक, क्वेश्चन में पूछा कि वो टाइम बताओ जब पार्टिकल की स्पीड 14 थी। अब मुझे नहीं पता कि कब पार्टिकल की स्पीड 14 होगी, मैं रैंडमली डायग्राम में यहां कहीं मान लेता हूं कि ये वो टाइम t है जब पार्टिकल की स्पीड 14 मीटर पर सेकेंड है। वेलोसिटी इधर की तरफ है और उसका मैग्नीट्यूड कितना है, 14। इसके दो कंपोनेंट करते हैं बच्चों, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। सारा खेल वही है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल अलग अलग डायरेक्शंस का। इस वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो उतना ही रहेगा जितना वो इनिशियली था, मींस 12 मीटर पर सेकेंड, और वर्टिकल कंपोनेंट में मैग्नीट्यूड में वी वाई मान लेता हूं। अब आप देखना, इन दोनों कंपोनेंट का रिजल्टेंट कितना आना चाहिए, 14। इसका मतलब वो जो 14 है उसको लिख सकता हूं रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। लिख सकते हैं ना, इस वी वाई को सामने लिख ले पहले, मान लो ऐसा समझ में नहीं आता हो आपको। इस ट्राइंगल में देखना, रूट ऑफ बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल्स टू, रिजल्टेंट आ जाएगा 14। ठीक, इस वाली इक्वेशन से आपके पास वी वाई की वैल्यू आ जाएगी। कैलकुलेशन अपने आप कर सकते हैं आप, दोनों तरफ स्क्वायर करके कैलकुलेट करके वी वाई निकाल लें। ठीक है, वी वाई की वैल्यू आने के बाद अब देखो, यहां से लेकर यहां तक का टाइम मुझे बताना था, तो मैं यहां से यहां तक के लिए ये टाइम, सपोज यहां से यहां तक का टाइम T1 मान लेते हैं।
यहां से वहां तक का टाइम निकालने के लिए मैं वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन को ऑब्जर्व करने वाला हूं, अपर डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हुए और फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू पुट करूंगा। ये फाइनल पॉइंट है, वर्टिकल वेलोसिटी ऊपर की तरफ तो प्लस बी वाई इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में ऊपर की तरफ 16 प्लस एक्सीलरेशन -10 इंटू टाइम t1। यहां से जो भी बच्चों वी वाई की वैल्यू आएगी उसको आप यहां रख दें, उससे आपके पास टाइम t1 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ये भी दिमाग में आना चाहिए कि इस प्रोजेक्टाइल के पाथ पर ऐसा 2 बार होगा जब उस पार्टिकल की स्पीड 14 होगी। आप थोड़ा सा लॉजिक से सोचें, यहां अगर वेलोसिटी 14 इधर की तरफ, हाईएस्ट पॉइंट पर इधर की तरफ नेट वेलोसिटी होगी 12, जब वो नीचे की तरफ आएगा तो बिल्कुल ठीक सामने इसके, जब वो इधर जा रहा होगा भाई, जैसा मोशन ऊपर जाते टाइम बिल्कुल वैसा ही रिपीट होगा नीचे आते टाइम। अंतर किस बात का होगा देखना, स्पीड तो यहां भी 14 आएगी, बस इसके जो कॉम्पोनेंट्स होंगे हॉरिजॉन्टल तो वही 12, वर्टिकल जो ऊपर वी वाई था वो नीचे की तरफ वी वाई होगा, जो यहां से हमने वी वाई वैल्यू निकाली होगी। ये तो हम जानते हैं ना, एक पार्टिकल को मान लो मैंने 16 से ऊपर थ्रो करा, 16 से, अब देखना सिर्फ वर्टिकल मोशन देखो, 16 के बाद वेलोसिटी कम होती जा रही है, 15, 14, 13 करते 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 मान लो यहां कहीं पर वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, सपोज 3 मीटर पर सेकेंड, एग्जाम्पल ऐसी ऊपर 3, फिर वो गया ऊपर, यहाँ वेलोसिटी 0 हो गई, फिर जब नीचे आएगा तो वापस उस लोकेशन पे नीचे की तरफ 3 होगी। तो जो वेलोसिटी ऊपर जाते टाइम थी वो रिपीट होगी मैग्नीट्यूड में, लेकिन डायरेक्शन नीचे की तरफ हो जाएगी। तो जो यहां पर वी वाई ऊपर आया था यहां पर वी वाई नीचे आएगा। तो दूसरा टाइम, एक टाइम तो आया बच्चों यहां से वहां तक का, एक दूसरा टाइम आएगा यहां से लेकर वहां तक का टाइम, उसको मैं T2 मान रहा हूं। अब वो T2 कैसे निकाले, बिल्कुल इसी तरह से देखना कैसे। मैं फिर से यहां से सिंगल लाइट लगा रहा हूं, यहां तक के लिए ये टाइम निकालने के लिए वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हुए फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू पुट कर रहा हूं। ढंग से देखना, फाइनल पॉइंट पर वेलोसिटी नीचे की तरफ, जबकि मैंने ऊपर को पॉजिटिव माने तो -v1 इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी ऊपर +16, एक्सीलरेशन -10 इंटू टाइम t2, और vy की जो वैल्यू हमने यहां से निकाली थी वो यहां पुट करके हम t2 को कैलकुलेट कर लेंगे। समझ रहे हो बात को? तो इसका मतलब क्वेश्चन में कुछ भी पूछे, हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए, अलग अलग डायरेक्शन में मोशन को ऑब्जर्व करेंगे और फिर उसके बाद आंसर बता देंगे। तो इसी क्वेश्चन के और पार्ट्स बचे, नेक्स्ट पार्ट लिखते हैं आगे बच्चों। तो बच्चों इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट लिखें, फाइंड द टाइम एट विच हाइट ऑफ बॉडी फ्रॉम द ग्राउंड बिकम्स, फाइंड द टाइम एट विच हाइट ऑफ बॉडी फ्रॉम द ग्राउंड बिकम्स 4 मीटर। वो टाइम बताना है हमको जब बॉडी ग्राउंड से 4 मीटर हाइट पर होगी। तो आप वीडियो को पॉज करते हुए ट्राई कर सकते हैं, देन उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देख सकते हैं। बच्चों सबसे पहला स्टेप रफ स्केच बनाएंगे, बिल्कुल ऐसे चल रहे हैं सारे क्वेश्चंस में। इनिशियल वेलोसिटी के हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट कर लेंगे। ये आया था 12 मीटर पर सेकेंड, दिस इज 16 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब मुझे नहीं पता कि वो कौन सा इंस्टेंट है डायग्राम में जब बॉडी ग्राउंड से 4 मीटर हाइट पर होगी। मैं डायग्राम वाइज मान लेता हूं, यहां कहीं पर बॉडी की ग्राउंड से हाइट कितनी है बच्चों, 4 मीटर। अब इस वाली पोजीशन पर जो भी वेलोसिटी वेक्टर होगा उसके 2 कंपोनेंट होंगे, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। हम जानते हैं हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो सेम रहेगी 12 जितनी इनिशियल थी, वर्टिकल मुझे नहीं पता, मैं मैग्नीट्यूड में वी वाई मान लेता हूं। अब पहले वी वाई निकालूंगा, उसके बाद टाइम तक पहुंचूंगा। देखना कैसे, देखो यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक की बात कर रहा हूं वर्टिकल डायरेक्शन में, इस वाली डायरेक्शन में। तो थर्ड इक्वेशन लगाते हैं बच्चों, यहां से लेकर वहां तक वर्टिकल डायरेक्शन में, वी वाई स्क्वायर फाइनल वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में वी वाई उसका स्क्वायर इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन का स्क्वायर 2 इंटू वर्टिकल में एक्सेलरेशन, क्योंकि डाउनवर्ड में एक्सेलरेशन है जबकि मैंने अपवर्ड को पॉजिटिव माना है, यहां नोट कर लेते हैं, इंटू वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक का बच्चों 4 मीटर। आप यहां से सॉल्व करके वी वाई को कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है, मान लेते हैं कि वी वाई आपने निकाल लिया। अब टाइम निकालने के लिए मैं यहां से यहां तक वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हुए फर्स्ट इक्वेशन लगा रहा हूं। देखना, फाइनल वेलोसिटी वर्टिकल में ऊपर की तरफ, इसलिए प्लस वी वाई, अपवर्ड को पॉजिटिव माना है। इनिशियल वेलोसिटी ऊपर 16, एक्सीलरेशन दिस इंटू टाइम टी। यहां से जो वी वाई आएगा उसको आप यहां पुट कर दें, उससे टाइम की एक वैल्यू आ जाएगी t1। वो कौन सा टाइम होगा, वो टाइम है बच्चों यहां से लेकर यहां तक का टाइम t1। अच्छा, ग्राउंड से हाइट 4 मीटर तो 2 बार आएगी, बिल्कुल सिमेट्रिकली इसके सामने। जब पार्टिकल यहां से नीचे आ रहा होगा तो वापस ग्राउंड से कितनी हाइट पर आएगा बच्चों, 4 मीटर हाइट पर।
उस इंस्टेंट पर भी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, जैसा पिछले पार्ट में देखा था हमने। हॉरिजॉन्टल तो 12 ही होगा, वर्टिकल मैग्नीट्यूड में वी और डायरेक्शन वाइज नीचे की तरफ। यहां से वहां तक का टाइम, ये वाला टाइम अगर निकालना है तो इस टाइम को बच्चों मान लेते हैं t2। ये टाइम निकालने के लिए मैं यहां से लेकर यहां तक के लिए वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हुए फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू पुट कर रहा हूं। देखना फाइनल पॉइंट पर वेलोसिटी नीचे की तरफ तो माइनस वी वाई, इनिशियल वेलोसिटी ऊपर 16, एक्सीलरेशन -10 और टाइम मान लिया मैंने t2। वी वाई की वैल्यू आप यहां पुट करें उससे टाइम t2 भी आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को कर सकते थे। अगर हम चाहते तो टाइम बचाने के लिए थोड़ा सा शॉर्ट में इस सवाल को ऐसे भी कर सकते थे। देखना मैं डायरेक्ट यहां से लेकर यहां तक के लिए वर्टिकल अपवर्ड को पॉजिटिव मानते हुए S इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर इसमें वैल्यू पुट करके बता रहा हूं, इससे एक लाइन में आंसर आ जाएगा। यहां से यहां तक वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है बच्चों +4 क्योंकि अपवर्ड को पॉजिटिव माना है। इनिशियल वेलोसिटी 16, टाइम सपोज मान लेते हैं स्मॉल t, हाफ इंटू एक्सेलरेशन -10 इंटू टी का स्क्वायर। आप देख सकते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से टाइम की दो वैल्यूज आएंगी और आप सॉल्व करके देखना दोनों टाइम पॉजिटिव आएंगे, एक भी नेगेटिव नहीं आएगा। वो दो टाइम आना इसी बात को बता रहे हैं कि एक तो ये वाला टाइम और एक यहां से लेकर वहां तक का टाइम। तो इस तरह से आप इस पार्ट को सॉल्व कर सकते थे। नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, आप नोट करें फिर उसको सॉल्व करेंगे, लिखो जल्दी। नेक्स्ट पार्ट है फाइंड द टाइम एट विच एंगल ऑफ इंक्लिनेशन find the time at which angle of inclination with the horizontal becomes 30 डिग्री। हमको टाइम बताना है जब पार्टिकल का हॉरिजॉन्टल से एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो आप वीडियो को पॉज करते हुए ट्राई कर सकते हैं, फिर उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देख सकते हैं आप। तो सॉल्व करते हैं बच्चों, देखना इस बार हमसे फिर से टाइम पूछा गया है और कंडीशन एक गिवन है कि जब पार्टिकल का वेलोसिटी वेक्टर हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पर आ जाए बच्चों 30 डिग्री एंगल पर। तो क्या करेंगे, सबसे पहले स्टेप हुई कि डायग्राम बनाएंगे, इनिशियल वेलोसिटी के कंपोनेंट करेंगे, उसके बाद जो भी हमसे चाहते हैं इक्वेशन में उसके करस्पॉन्डिंग हम इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे। आप समझ रहे हो बात को, क्या कहना चाह रहा हूं कि भाई इनिशियल वेलोसिटी गिवन है 20, एक बार ऐसे रफली करके देखते हैं, उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 12, वर्टिकल कंपोनेंट 16। ठीक है, अब डायग्राम वाइज मान लेते हैं कि पार्टिकल यहां कहीं आ चुका है। उस इंस्टेंट पर मैंने मान ली ये वो इंस्टेंट है जब उसका वेलोसिटी वेक्टर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से 30 डिग्री एंगल पर होगा। मान लेते हैं वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड v है, तो उसके दो कंपोनेंट होंगे वेलोसिटी के, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो बच्चों पता है हमको 12 है, वर्टिकल वाला मैग्नीट्यूड में वी वाई मान लेते हैं। ठीक है, उसके बाद पहले वी वाई कैसे पता करेंगे आप देखना। देखो t बराबर 0 पर इनिशियल वेलोसिटी के दोनों कंपोनेंट 12 एंड 16 हमको पता है बार बार यूज में आ रही है। अब मान लेता हूं डायग्राम वाइज ये वो इंस्टेंट है जब वेलोसिटी वेक्टर हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री एंगल पर आएगा। एक और इंस्टेंट आएगा सामने, उसको बाद में कैलकुलेट कर लेंगे। इस इंस्टेंट पर वेलोसिटी के दो कंपोनेंट, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो बच्चों जितना इनिशियल था क्योंकि कांस्टेंट रहेगा वो तो 12 मीटर पर सेकेंड। वर्टिकल का मैग्नीट्यूड वी वाई मान लेता हूं। अब देखना पहले वी वाई निकालेंगे इस वेक्टर डायग्राम को देखते हुए। tan ऑफ 30 डिग्री, इस वेक्टर को सामने रख के देखो यहां पर, और इस ट्राइंगल को देखना tan 30 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस मींस दिस मींस वी वाई डिवाइड बाय 12। tan 30 1/√3 होता है तो वी वाई कितना आ जाएगा 12/√3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मींस ये कितना आ गया 4√3 मीटर पर सेकेंड। जैसे मैंने वी वाई कैलकुलेट करा बहुत इजीली हम टाइम कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे, पहले मैं यहां से यहां तक का टाइम t1 कैलकुलेट करूंगा, तो उसके लिए यहां से यहां तक के लिए वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हुए और फर्स्ट इक्वेशन अप्लाई कर रहा हूं। देखना फाइनल पॉइंट पर वेलोसिटी ऊपर की तरफ और अपवर्ड को पॉजिटिव माना है, कितनी वेलोसिटी v बाय 4√3। इनिशियल वेलोसिटी 16, एक्सेलरेशन -10, वर्टिकल में टाइम t1 आ जाएगा बच्चों, यहां से टाइम t1। और जो दूसरा इंस्टेंट होगा ऐसा जब पार्टिकल का वेलोसिटी वेक्टर हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री एंगल पर होगा, तो वापस वही प्रोसेस, ये 12 ये मैग्नीट्यूड में वी वाई,
फिर से वही tan 30 यही आएगा तो 4√3। टाइम निकालने के लिए मैं यहां से लेकर यहां तक का टाइम t2 मान लेता हूं और यहां से यहां तक फिर से वर्टिकल अपवर्ड को पॉजिटिव मानते हुए फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू पुट करते हैं। फाइनल पॉइंट पर वर्टिकल वेलोसिटी नीचे की तरफ, जबकि हमने अपवर्ड को पॉजिटिव माना है, तो प्लस की जगह क्या आएगा -4√3। फाइनल वेलोसिटी -vy, तो vy इतना तो -vy ही हो जाएगा। इनिशियल पॉइंट पर वेलोसिटी ऊपर की तरफ 16, एक्सेलेरेशन -10 इंटू टाइम t2। आप यहां से आराम से t1 t2 दोनों टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे पार्ट्स हम देख चुके हैं, एक दो पार्ट्स और देख लेते हैं, फिर चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। अभी तक आप ये देखो कि हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है। ये कितनी अच्छी बात थी कि बिना फॉर्मूले के सिर्फ इक्वेशन और मोशन की हेल्प से हम पूरा चैप्टर सॉल्व कर सकते हैं अगर चाहे तो। फॉर्मूले भी देखेंगे, कई बार एग्जाम में टाइम बचाने के लिए फॉर्मूलों की भी बहुत आवश्यकता होती है, फॉर्मूले भी देखेंगे, पर एक बार अभी इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं बिना किसी एक्स्ट्रा फॉर्मूले के। तो नेक्स्ट पार्ट आप नोट करें, फाइंड द टाइम एट विच वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल becomes perpendicular to initial velocity. Find the time at which velocity of particle becomes perpendicular to its initial velocity. वो टाइम बताना है जब पार्टिकल की वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगी। और बहुत अच्छा पार्ट है, आप वीडियो को फिर से पॉज करें और एक बार ट्राई करें, फिर उसके बाद मेरे सॉल्यूशन से मैच करें। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखो, सबसे पहला काम रफ स्केच बनाएंगे इस तरह का, उसका पाथ। क्वेश्चन में क्या पूछा देखना, ढंग से सुनना। इनिशियल वेलोसिटी बच्चों इधर की तरफ है 20 मीटर पर सेकेंड, जिसके दो कंपोनेंट्स थे 12 एंड 16। 12 मीटर पर सेकेंड, 16 मीटर पर सेकेंड। अब वो टाइम जब पार्टिकल की वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो, डायग्राम वाइज मान लेते हैं कि ये वो इंस्टेंट है जब पार्टिकल का वेलोसिटी वेक्टर, कितनी वेलोसिटी मुझे नहीं पता, लेकिन कंडीशन क्या है, पार्टिकल का वेलोसिटी वेक्टर ये वाला वेक्टर इस वाले वेक्टर के परपेंडिकुलर हो। तो डायग्राम वाइज अगर मैं आपको दिखाऊं, ऐसा चाहते हैं ये 90 डिग्री एंगल। तो इस क्वेश्चन को करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। मैं आपको दो मेथड बता देता हूं, आपको जो बढ़िया लगे आप उससे सॉल्व कर सकते थे। इसको देखना, पहला मेथड तो इस वेलोसिटी वेक्टर को डायग्राम में आगे बढ़ा देते हैं। ये 90 डिग्री, ये वाले एंगल बच्चों 50 कितना बताया था मैंने, 53, हाँ 53 डिग्री। तो 90 53, तो बच्चों ये वाला एंगल 37 हो जाएगा। इस ट्रायंगल को देख रहा हूं, इस वाले ट्रायंगल, टोटल 180 होता है समेशन, ये 37 होगा। तो अब इस वेलोसिटी v वेक्टर के दो कंपोनेंट करना बहुत इजी हो जाएगा मेरे। हॉरिजॉन्टल तो मुझे पता ही है, जानते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो जितना इनिशियल था। एक काम करते हैं, देखो हॉरिजॉन्टल तो मुझे पता है 12 मीटर पर सेकेंड, वर्टिकल का मैग्नीट्यूड वी मान लेता हूं, और इनका जो नेट आएगा वो होगा कुछ भी। ये एंगल 37 है तो ये वाला भी 37 हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं इस वेक्टर डायग्राम में tan 37 इक्वल्स टू tan थीटा इक्वल्स टू, इस वेक्टर को यहां से उठा के सामने रखो, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर मतलब वी बाय बेस मीन्स 12। tan 37 बच्चों 3/4 होता है, यहां से वी बाय कितना आ जाएगा 9 मीटर पर सेकेंड। वी बाय का मैग्नीट्यूड आ गया मेरे पास, डायरेक्शन नीचे की तरफ। अब हमको तो टाइम कैलकुलेट करना था, तो यहां से यहां तक का टाइम t मान लेते हैं, स्मॉल t। और ये टाइम निकालने के लिए मैं फिर से वही इक्वेशन और मोशन को यूज में लूंगा। कैसे देखना आप, सपोज हम वर्टिकल अपवर्ड को फिर से पॉजिटिव मान रहे हैं और फर्स्ट इक्वेशन यूज में लेते हैं। फाइनल वेलोसिटी वर्टिकल में नीचे की तरफ, इसलिए माइनस साइन के साथ जो आया था वी बाय। इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की तरफ 16, एक्सेलेरेशन -10 इंटू टाइम टी, यहां से टी आ जाएगा बच्चों 2.5 सेकेंड। इजी है, कोई टफ नहीं है। अगर हम क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ रहे हैं, हमारी प्रैक्टिस में है इस तरह के क्वेश्चंस, तो बहुत इजीली हम कर सकते हैं। मैं आपको बता रहा था कि दो मेथड है हमारे पास। एक मेथड तो हो गया ये वाला, दूसरा मेथड थोड़ा सा वेक्टर टाइप का है, उसका भी हमको आइडिया होना चाहिए। देखना कैसे, ये तो फर्स्ट मेथड हो गया। सेकंड मेथड देखते हैं। इनिशियल वेलोसिटी को मैं यू वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, इस डायरेक्शन को x मान के चल रहा हूं, इस डायरेक्शन को y मान के चल रहा हूं। तो इनिशियल वेलोसिटी को वेक्टर फॉर्म में लिख लेते हैं, ये x कॉम्पोनेंट, ये y कॉम्पोनेंट। तो वेलोसिटी वेक्टर क्या हो जाएगा 12y² प्लस 6g², इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर। ठीक है, किसी टाइम t पर जो भी पार्टिकल की वेलोसिटी होगी इधर की तरफ, उसके दो कॉम्पोनेंट है, इधर 12 नीचे vy। तो फाइनल वेलोसिटी v वेक्टर को लिखूंगा 12y²
माइनस बी बाय जे कैप। समझ रहे हो माइनस क्यों लगाया? क्योंकि इधर जे कैप है तो इधर क्या होगा? माइनस जे कैप। अब ये मुझे पता है कि जब भी जिस भी इंस्टेंट पर पार्टिकल की वेलोसिटी ये इनिशियल वेलोसिटी से 90 डिग्री एंगल पर होगी, इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल अगर 90 होगा जिस भी इंस्टेंट पर, मुझे पता है इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या आना चाहिए? 0। तो इनका डॉट निकाल के 0 के बराबर कर देते हैं इनका डॉट। तो 12 इंटू 12 माइनस वी वाई इंटू 16 इक्वल्स टू 0। यहां से हमारे पास वी वाई की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 9 मीटर पर सेकेंड। और जैसे ही वी वाई आएगा फिर से हम इक्वेशन मोशन को यूज में लेते हुए और टाइम पता कर लेंगे। तो इस टाइप से हम इस तरह इक्वेशंस को डील कर सकते हैं। इस क्वेश्चन से मेरा टारगेट बच्चों सिर्फ यही था कि हम ये समझें कि ये चैप्टर कोई नया चैप्टर नहीं है, ये वही इक्वेशन और मोशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला मोशन चल रहा है। बस अंतर इतना सा है कि यहाँ हम डायरेक्शन देखते हुए एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ये इक्वेशन अप्लाई कर रहे हैं। तो अब चैप्टर में आगे बढ़ते हैं बच्चों और थोड़ा सा फॉर्मूले वाली चीजें भी देखते हैं क्योंकि वो भी बहुत यूजफुल है और बहुत अच्छा लगेगा, सिंपल लगेगा ये पूरा डिटेल में समझने के बाद। तो आगे बढ़ते हैं चैप्टर में। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों प्रोजेक्टाइल मोशन में। ग्राउंड से ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट करेंगे। अब ग्राउंड से ग्राउंड का मतलब है कि मान लो मैं यहां से पार्टिकल को प्रोजेक्ट करता हूं तो इसी लेवल पर पार्टिकल वापस आकर टकराएगा। तो हम ग्राउंड से ग्राउंड भी बोल सकते हैं, हम सेम लेवल से सेम लेवल, एक ही हॉरिजॉन्टल लेवल पर प्रोजेक्शन होगा उसकी बात चल रही है। तो थोड़ा सा इसका थ्योरी पार्ट देख लेते हैं शॉर्ट में। सपोज पार्टिकल को मैंने यहां से थ्रो किया इनिशियल स्पीड u से, हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बनाते हुए, ये उसका एक रफ स्केच बना देते हैं। ठीक है, इस डायरेक्शन को, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को मैं x नाम दे रहा हूं, वर्टिकल डायरेक्शन को y मान लेते हैं। अब मुझे बेसिक बातें कैलकुलेट करनी है। बेसिक का मतलब है हॉरिजॉन्टल रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट, इन टर्म्स को कैलकुलेट करना है। तो देखो सिखाया था मैंने आपको क्वेश्चन के थ्रू, इनिशियल वेलोसिटी के दो कंपोनेंट करेंगे, x डायरेक्शन में u cos थीटा, y डायरेक्शन में u sin थीटा। पार्टिकल पे लगने वाला फोर्स सिर्फ mg फोर्स है, ये मानते हुए चल रहे हैं। इसका मतलब एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में g होगा और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 होगा। इसका मतलब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो है u cos थीटा वो थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट बनी रहेगी। अब पहले टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए मैं यहां से लेकर वापस ग्राउंड तक आने के लिए पार्टिकल का मोशन देखने वालों, थ्रो करने से लेकर ग्राउंड तक आने के लिए सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में ऑब्जर्वेशन करते हैं, अपवर्ड को पॉजिटिव मानते हुए। पार्टिकल को यहां से थ्रो किया, एक्चुअल मोशन तो ये है, पर एक बार ये भूल जाओ कि पार्टिकल आगे जा रहा है। पार्टिकल को यहां से वर्टिकली थ्रो करा u sin थीटा से, ऐसा सोचो तो पार्टिकल गया मैक्सिमम हाइट तक, वापस ग्राउंड पर आ गया। तो वर्टिकल डायरेक्शन में सेकेंड इक्वेशन में वैल्यू पुट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट 0, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर में। तो वर्टिकल डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट 0, इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में u sin थीटा, लगने वाला टाइम कैपिटल T मान लेते हैं, प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन माइनस g लिखेंगे क्योंकि अपवर्ड को पॉजिटिव माना है, इंटू टी स्क्वायर। यहां से हम सॉल्व कर लेंगे तो t की वैल्यू आ जाएगी 2u sin थीटा बाय g। ये आ गया टाइम ऑफ फ्लाइट। ध्यान रखना, इस टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब ये वो टाइम है जब पार्टिकल जहां से थ्रो करा है उसी हॉरिजॉन्टल लेवल पर वापस आकर गिरेगा, ये वाला पूरा टाइम। कुछ बच्चे इसका गलत मीनिंग समझ लेते हैं, वो सोचते हैं कि यहां से लेकर कहीं तक का भी टाइम है, कहीं तक का नहीं है, यहां से इसी लेवल पर वापस आने तक का टोटल टाइम है, उसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए मैं डायग्राम वाइज अगर बात करूं, ये है ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट पार्टिकल की, तो मैं पार्टिकल का मोशन यहां से यहां तक के लिए, अच्छा इस पॉइंट की खास बात क्या थी कि अगर ये हाईएस्ट पॉइंट है तो वर्टिकल कंपोनेंट जो है वेलोसिटी का वो 0 हो जाएगा, जबकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो अभी भी उतना ही रहेगा जितना वो इनिशियली था। तो यहां से यहां तक वापस से वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में मैं इक्वेशन अप्लाई करूंगा। इस बार थर्ड इक्वेशन लगा रहा हूं वाई डायरेक्शन में, फाइनल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में उसका स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन u sin थीटा का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन माइनस g क्योंकि अपवर्ड को पॉजिटिव माना है, और डिस्प्लेसमेंट वाई डायरेक्शन में यहां से यहां तक सिर्फ वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ये वाला कैपिटल H, यहां से कैपिटल H आ जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, पहला ये, दूसरा ये। तीसरी और लास्ट बात यहां पर हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज का बच्चों डायग्राम वाइज जो मीनिंग है वो क्या है, ये हॉरिजॉन्टली कितना आगे जाके गिरेगा,
वो कैलकुलेट करना है। ये सबसे सिंपल है। सिर्फ मोशन यहां से वहां तक सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखो, पार्टिकल हॉरिजॉन्टली कांस्टेंट वेलोसिटी यू कॉस थीटा से लगातार आगे जा रहा है और टोटल इस जर्नी में टाइम लगा है कैपिटल टी। अब सोचो पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता जाएगा तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कैसे लिखेंगे, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू लगने वाला टोटल टाइम। हो गया। आप इस कैपिटल टी की वैल्यू को यहां पर रखकर देखो तो रेंज जो आएगी वो कितनी आ जाएगी, यू कॉस थीटा, और कैपिटल टी आया था बच्चों 2u साइन थीटा बाय जी, ये आया था। इसको और ढंग से अरेंज कर लेते हैं, u इंटू यू तो यू स्क्वायर हो जाएगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा हो जाएगा डिवाइड बाय जी। तो फॉर्मूले को यहां लिख लेते हैं अलग से, रेंज हॉरिजॉन्टल रेंज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। तो हमारे पास 3 फॉर्मूले आ चुके हैं बच्चों, और यही उम्मीद करूंगा कि आप तीनों फॉर्मूले याद रखेंगे और सही तरह से याद रखेंगे, है ना। ये भी ध्यान रखना, ये सारे फॉर्मूले तभी वैलिड हैं जब हम ग्राउंड से ग्राउंड प्रोजेक्शन या सेम लेवल से सेम लेवल तक की बात कर रहे हो। अब इस पर किस तरह के न्यूमेरिकल्स पूछ सकते हैं, किस तरह से हम इनको यूज में लेंगे, उन बातों को समझते हैं। देखना, एक काम और कर लेते हैं, पहले 1-2 बातें और समझ लेते हैं इससे रिलेटेड, फिर एक साथ न्यूमेरिकल्स को देख लेंगे। पहले मैं बात कर रहा हूं टाइम ऑफ फ्लाइट से रिलेटेड। टाइम ऑफ फ्लाइट है बच्चों 2u साइन थीटा बाय जी। अब अगर कोई पूछता है कि टाइम ऑफ फ्लाइट ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है, ये बेसिक बातें जो कि आप बिना रटे भी समझ से याद रख सकते हैं इन बातों को। भाई टाइम ऑफ फ्लाइट के फंक्शन को देखो, ये मैक्सिमम कितना होगा और कब होगा, दोनों बातें। तो साइन फंक्शन की जब मैक्सिमम वैल्यू होगी तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट मैक्सिमम हो जाएगा। हम ये मान के चल रहे हैं कि एक सर्टेन स्पीड u से पार्टिकल को थ्रो करेंगे। प्रैक्टिकली समझो, मेरे हाथ में एक पत्थर है, मुझसे बोल दिया गया कि पत्थर को हमेशा 10 मीटर पर सेकंड से ही थ्रो करना है, u को फिक्स कर दिया, कुछ भी वैल्यू हो सकती है। अब मुझसे बोला है कि ज्यादा से ज्यादा टाइम ऑफ फ्लाइट कब मिलेगा मुझे, तो मैं सोचूंगा इस फॉर्मूले को देखते हुए कि ये क्वांटिटी तो फिक्स है, इसको तो मैं चेंज कर नहीं सकता। अलग अलग एंगल पर अगर मैं उस पत्थर को थ्रो करूंगा तो साइन थीटा की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू आएगी। साइन थीटा मैक्सिमम कितना होता है बच्चों, +1, और कब होता है जब थीटा 90 हो, तो साइन थीटा को 1 रख दो, तो मैक्सिमम टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ जाएगा 2u बाय जी। और कब आएगा, जब थीटा 90 डिग्री हो। डायग्राम वाइज थीटा 90 का क्या मतलब है कि हमने पार्टिकल को हॉरिजॉन्टल से 90 डिग्री एंगल पर थ्रो किया, इस तरह उछाला, यू स्पीड से ऐसे उछालो और यू स्पीड से ऐसे उछालो। ज्यादा टाइम किसमें लगेगा, वर्टिकली थ्रो करने में, ये यहां से प्रूव करा है हमने, ठीक है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट से रिलेटेड तो छोटी सी बात थी। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात है हॉरिजॉन्टल रेंज से रिलेटेड। अभी हमने फॉर्मूला डिराइव करा है, ये फॉर्मूला हॉरिजॉन्टल रेंज का। अब देखना, ढंग से सुनना। अगर कोई पूछता है कि फॉर मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज की मैक्सिमम वैल्यू के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कितने एंगल पे थ्रो करना पड़ेगा, वापस से मैथमेटिकल बातें। इस फंक्शन को देखना, इसको रेंज मैक्सिमम कब होगी, जब साइन फंक्शन मैक्सिमम होगा। साइन फंक्शन मैक्सिमम होता है +1, और कब होता है, जब साइन के अंदर लिखा हुआ एंगल ये पूरी टर्म 90 डिग्री हो। इसका मतलब फॉर मैक्सिमम रेंज, अगर कैलकुलेशन यहां पर करें, ये 2 थीटा जो है ये कितना होना चाहिए 90 डिग्री, मीन्स थीटा कितना होना चाहिए 45 डिग्री। ये एक इंपॉर्टेंट बात कि अगर हम 45 डिग्री पर थ्रो करेंगे तो रेंज सबसे ज्यादा आएगी फॉर ए गिवन स्पीड यू स्पीड से थ्रो करना है अलग अलग एंगल पर, तो 45 डिग्री पर सबसे ज्यादा दूर जाकर प्रोजेक्टाइल गिरेगा। और वो मैक्सिमम रेंज की वैल्यू क्या होगी, वो भी बहुत इजी है, थीटा 45 यहां पुट कर दो, साइन 91 हो जाएगा, तो मैक्सिमम रेंज हो जाएगी यू स्क्वायर बाय जी। एक इंपॉर्टेंट बात तो ये होगी रेंज से रिलेटेड। अच्छा, रेंज से रिलेटेड एक बात और भी है, उसको भी देख लेंगे, इसी से रिलेटेड, और वो भी बहुत इंटरेस्टिंग और अच्छा रिजल्ट है। ये जो रेंज का फॉर्मूला है, एक बार आप देखना, अगर मैं थीटा को थीटा नॉट रखता हूं, कोई एक एंगल है थीटा नॉट, तो बच्चों रेंज कितनी आती है इस फॉर्मूले से, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा नॉट बाय जी, ठीक है। अब अगर मैं थीटा की वैल्यू 90 माइनस थीटा नॉट रख दूं, दोनों केस में सेम स्पीड यू से थ्रो कर रहे हैं। एक बार हमने थीटा नॉट एंगल पे थ्रो करा, दूसरी बार हम 90 माइनस थीटा नॉट पर थ्रो करते हैं। अब रेंज निकालते हैं, आर डैश मान लेते हैं रेंज, यू स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा की जगह बच्चों 90 माइनस थीटा नॉट डिवाइड बाय जी, आर डैश
ये देखो साइन 180 माइनस 2 थीटा नॉट, तो कितना हो जाएगा साइन 2 थीटा नॉट, तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा नॉट बाय जी। ये क्या रिजल्ट आया समझे इसको। अगर मैंने थीटा नॉट एंगल पे थ्रो किया तो रेंज आती है इतनी, सेकंड केस में उतनी स्पीड से 90 माइनस थीटा नॉट पे थ्रो किया तो भी रेंज उतनी ही आती है जितनी थीटा नॉट पर आई थी। इसका मतलब क्या रिजल्ट आया ये, यहां से हम क्या सीख सकते हैं कि अगर हम थीटा नॉट एंगल पे थ्रो करें या हम 90 माइनस थीटा नॉट एंगल पे थ्रो करें, दोनों ही केस में रेंज क्या आएगी बच्चों, सेम आएगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये। इसको डायग्राम बना के बताता हूं, इस वाली सारी बात को, ये वाली बात भी उस डायग्राम में आ जाएगी और ये वाली बात भी आपको दिखाई देगी। देखो बिल्कुल प्रैक्टिकली समझना इस बात को भी, तो आपको समझ में भी आएगा और अच्छा भी लगेगा। पार्टिकल को मैं मान लो हर बार यहां से थ्रो करूंगा और हर बार सेम स्पीड यू से थ्रो करूंगा, लेकिन एंगल 0 डिग्री से थोड़ा थोड़ा सा बढ़ाता जाऊंगा। सपोज मैंने बहुत कम एंगल मान लेते हैं, सपोज 10 डिग्री पर थ्रो किया तो प्रोजेक्टाइल यहां आके गिरता है। यहां से थ्रो करेंगे हर बार, यहां पे लिख रहा हूं 10 डिग्री, थ्रो यहां से किया लेकिन 10 डिग्री पर थ्रो करने पर यहां आकर हिट करता है, रेंज इतनी आती है उसकी, रेंज वाली बातें चल रही है। अब मैंने सोचा कि यार थोड़ा सा एंगल और बढ़ाते हैं, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। मैंने एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 10 से बढ़ा के 30 कर दिया, पार्टिकल यहां आके गिरा। 30 डिग्री पर थ्रो किया था तब, सेम स्पीड से थ्रो कर रहा हूं हर बार। फिर मैंने एंगल और बढ़ा के 45 डिग्री कर दिया, 45 डिग्री पर थ्रो करा तो पार्टिकल यहां आके गिरा। और हमने देखा है 45 डिग्री पर जो रेंज आई है, ये रेंज, ये मैक्सिमम रेंज है। मैं उतनी स्पीड यू से इस वाले पॉइंट से ज्यादा आगे तक पार्टिकल को नहीं पहुंचा सकता। अब मैंने एंगल और बढ़ाया, एंगल और बढ़ाकर मैं जब बढ़ाता जाऊंगा एंगल, तो बढ़ते बढ़ते एंगल मान लो 60 डिग्री पर थ्रो किया। 60 डिग्री पर थ्रो करेंगे तो पार्टिकल वहीं आकर गिरेगा जहां वो 30 डिग्री पर थ्रो करने पर गिरा था। ये वही वाली बात है जो मैंने अभी समझाई थी आपको। देखो आप, ये थीटा नॉट, तो 90 माइनस थीटा नॉट कितना आ जाएगा 60, मतलब एक एंगल 30 तो दूसरा 90 माइनस 30, एक एंगल 40 तो दूसरा 90 माइनस 40, एक एंगल 10 तो दूसरा 90 माइनस 10। तो एंगल बढ़ाते जा रहे हैं लगातार। 45 पे थ्रो किया था, यहां गिरा, एंगल और बढ़ाया तो पीछे की तरफ गिरा, एंगल और बढ़ाएंगे तो और पीछे की तरफ आएगा, इस तरह से कुछ। 80 डिग्री पर थ्रो किया तो यहीं आके गिरा जहां पर 10 डिग्री पर आके गिरा था। तो इस डायग्राम में वो दोनों बातें नजर आ रही है, मैक्सिमम रेंज भी दिखाई दे रही है और दो डिफरेंट एंगल्स पर सेम रेंज भी आ रही है। अच्छा, इसमें अगर मैं आपसे एक स्टेटमेंट पूछूं, आप उसका जवाब मन में सोचना। स्टेटमेंट के बारे में सोचना है कि वो स्टेटमेंट ट्रू है या वो फॉल्स है। मैं बोलता हूं स्टेटमेंट, फॉर एवरी एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, सॉरी ऐसा सुनना, फॉर एवरी हॉरिजॉन्टल रेंज देयर आर 2 डिफरेंट एंगल ऑफ प्रोजेक्शंस। फिर बोल देता हूं, फॉर एवरी हॉरिजॉन्टल रेंज देयर आर 2 डिफरेंट एंगल ऑफ प्रोजेक्शंस। आपको ट्रू लगता है या फॉल्स लगता है, आप सोचो। जवाब है इसका, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। एक बार तो दिमाग में आएगा, सर अभी तो आपने बताया था कि किसी भी रेंज के लिए 2 डिफरेंट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होते हैं। लेकिन बच्चों फॉल्स इसलिए हो गया क्योंकि जो ये वाली रेंज है, मैक्सिमम रेंज, इसमें एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एक ही है 45 डिग्री, क्योंकि जो दूसरा होगा 90 माइनस 45, वो भी तो यही होगा 45। तो फॉर एवरी रेंज देयर आर 2 डिफरेंट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, तो वो एवरी वर्ड के चक्कर में गलत हो गया। एवरी रेंज नहीं, अगर मैक्सिमम रेंज के अलावा कोई सी भी रेंज में देखता हूं तो हाँ, तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू। लेकिन अभी तो फॉल्स था। तो आगे बढ़ते हैं, न्यूमेरिकल्स करते हैं इस पर केस। और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं बच्चों, बहुत इजी, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड। ग्राउंड से हमने पार्टिकल को थ्रो किया, इनिशियल वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड, हॉरिजॉन्टल से एंगल सपोज 37 डिग्री। क्वेश्चन है फाइंड कैपिटल टी, कैपिटल एच एंड कैपिटल आर। सिंबल्स की मीनिंग आप समझते हैं। फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट फ्रॉम ग्राउंड एंड हॉरिजॉन्टल रेंज। तो आप वीडियो को पॉज करके जो आपको फॉर्मूले मैंने बताए थे उनमें वैल्यू पुट करके आंसर निकालें, फिर सॉल्यूशन देखें। तो देखो बच्चों, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या था, 2u sin थीटा बाय जी। बस वैल्यू पुट करनी और कुछ नहीं करना। 2 इंटू इनिशियल, u का मतलब इनिशियल स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन, साइन थीटा, थीटा होता है इनिशियल वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल से एंगल। इस बात का ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन में वो वर्टिकल से एंगल दे देंगे, लेकिन यहां पर जो फॉर्मूले मैंने बताए थे उसमें एंगल कहां से मेजर करते हैं, हॉरिजॉन्टल से। तो साइन 37 डिग्री विच इज 3/5 डिवाइड बाय जी, ये कैंसिल आउट हो जाएगा
और कितना आ जाएगा 4 दूनी 8 24/5 सेकेंड्स। ठीक है, सिंपल है। हॉरिजॉन्टल रेंज निकालनी है, फॉर्मूला u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। अच्छा, इसी फॉर्मूले को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, u स्क्वायर साइन 2 थीटा को 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइड बाय जी। अब वैल्यू पुट कर लेते हैं। u स्क्वायर मीन्स 40 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू साइन 37 कॉस 37, साइन 37 इज 3/5 कॉस 37 4/5 डिवाइड बाय जी। आप कैलकुलेट कर सकते हैं, मीटर यूनिट लगा देना। मैक्सिमम हाइट फ्रॉम ग्राउंड u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 जी। कर लेंगे, u की जगह 40, थीटा की जगह 37, g की जगह 10। तो फॉर्मूले आप रखेंगे तो टाइम बचेगा एग्जाम में, और बहुत सिंपल टाइप के क्वेश्चन तो बहुत इजीली कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस करते हैं। एक न्यूमेरिकल लिखें आप, फाइंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर विच मैक्सिमम हाइट एंड हॉरिजॉन्टल रेंज आर इक्वल। फाइंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर विच मैक्सिमम हाइट एंड हॉरिजॉन्टल रेंज आर इक्वल। वीडियो को पॉज करें आप और ट्राई करें, फिर उसके बाद सॉल्यूशन देखें। देखो, मैक्सिमम हाइट और हॉरिजॉन्टल रेंज को इक्वल चाहते हैं तो जैसा बोल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ना है। अब h का फॉर्मूला था u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 जी। हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला था u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। u स्क्वायर से u स्क्वायर, g से g कैंसिल आउट। लेफ्ट साइड में है बच्चों साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, राइट साइड में साइन 2 थीटा को ओपन कर लेते हैं, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। साइन थीटा से एक साइन थीटा चल जाएगा, यहां से टेन थीटा आ जाएगा 4। हमको थीटा कैलकुलेट करना था तो थीटा आ जाएगा टेन इनवर्स। तो टेन इनवर्स 4 एंगल पर अगर थ्रो करेंगे तो मैक्सिमम हाइट और हॉरिजॉन्टल रेंज जो आएगी वो लेंथ वाइज इक्वल आ जाएगी। तो और आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस करते हैं इस पर बेस्ड। तो बच्चों, आज के लिए इतना सफिशिएंट है। तो हमने आज बेसिक ग्राउंड से ग्राउंड प्रोजेक्शन का बेसिक क्वेश्चंस करे हैं, जिनमें फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट भी नहीं है, और फिर हमने फॉर्मूले भी डिराइव करते हुए कुछ क्वेश्चंस कर लिए उन फॉर्मूले पर बेस्ड। कुछ क्वेश्चंस और करेंगे नेक्स्ट वाली क्लास में, पर जाते जाते थोड़ा सा होमवर्क आपके लिए। हम डीपीपी नंबर 8N तक तो डिस्कशन कर चुके हैं अपने ग्रुप पर, व्हाट्सएप ग्रुप पर। अब आगे हम डीपीपी नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में आप डीपीपी नंबर A11 अटेम्प्ट करके आएंगे, उसका डिस्कशन हम करेंगे, देन फिर हम थ्योरी आगे बढ़ाएंगे। ओके, बाय बाय।